अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड जुमा मुबारक। एक नई और पुरुमीद सुबह के आगाज़ के साथ मैं हूँ रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज़ नजम मुस्ताकी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और वीकेंड का भी आगाज़ होने लगा है, तो प्लान्स बना ले जहाँ पर भी आपने ट्रैवल करना है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कल मौसम की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह किया, तो कल इस्लामाबाद में मौसम बहुत खुशगवार रहा। बारिश के बाद जो ह्यूमिडिटी फैक्टर था वो तो रहा, लेकिन हब्स बहुत हद तक कम होगी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अब वैसे भी भादों का सिलसिला शुरू है, तो इसकी बारिशों के बाद थोड़ी सी फिर भी हवा चलती है, थोड़ा सा सुख का सांस लेने होता है। तो अब मौसम खुशगवार होता जाएगा। जितने भी दिन मजीद करीब आएंगे मौसम अच्छा ही होगा। तो आप लोग मजीद इंजॉय कर सकते हैं जहां पर भी जाना है। आप लोग वीकेंड आ रहा है तो ऑफ कोर्स अपना कोई ना कोई प्लान बना लें, लेकिन एहतियाती तदाबीर जो है वो बिल्कुल फॉलो करें और देखें कि आप किस एरिया में जा रहे हैं, ताकि उसको भी ज्यादा बर्डनाइज आप ना करें। डेफिनेटली ख़वातीन और हज़रात, वो घड़ी जिसके काफ़ी दिनों से इंतजार था। पहले तो निगरान वज़ीर आज़म और फिर उसके बाद निगरान कैबिनेट। सो फाइनली 23 रुकनी निगरान वफाकी काबीना तश्कील दे दी गई है। 16 वज़रा, 3 मशीर और 4 खुसूसी मशीर निगरान काबीना का हिस्सा हैं। और ऐवान सदर में होने वाली ये तकरीब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वफाकी वज़रा से हल्फ लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहरुख शफी। ऐवान सदर में होने वाली हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वफाकी वज़रा से ओहदे का हल्फ लिया। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। हल्फ उठाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर, जलील अब्बास जिलानी, डॉक्टर शमशाद अख्तर, मुर्तज़ा सुलंगी, सरफराज बुगटी और शाहिद अशरफ तारर शामिल हैं। गौहर एजाज, अनीक अहमद, जमाल शाह, उमर सैफ, अहमद उरफान असलम, नदीम जान, मोहम्मद अली, मदद अली सिंधी, खलील जाज और समी सईद ने भी निगरान वफाकी वजीर का हलफ उठाया। नौमुंतखब काबीना के वज़रा ने PTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में इस अज़म का अदा किया कि वो मुल्क के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ बुराएकार लाएंगे। हम लोगों के पास महदूद वक्त है और महदूद अख्तियार है। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जो मुल्क के हालात हैं, जो मुआशी हैं, जो सियासी हैं, जो उमड़ते हुए जो ख़तरात हैं मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर, इन सब का मुकाबला किया जाए। कौम को साथ लेकर, लोगों के साथ सच बोलकर, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करके सबको साथ लेकर चलने का ये हमारा मैंडेट है और हम उसी तरफ जाएंगे। सर, आपकी अपनी वजारत के हवाले से फ़ेक न्यूज़ वगैरह के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं, आप इस टेन्योर में इन तमाम चीज़ों को कैसे देखें? फ़ेक न्यूज़ जो है वो आज की लड़ाई का एक हथियार है जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में इस्तेमाल हुआ है, हमारे यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है और मुझे डर है कि अगले इंतखाबात में हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होगा। अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क में ये एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि डंडा लिए बग़ैर लोगों को समझाए, लोगों को की तालीम करते हुए पब्लिक और प्राइवेट मीडिया सबके साथ इस जो मुश्तरका ख़तरा है, जो मीडिया के लिए नहीं है पूरे मुल्क के लिए है, उसका मिलकर मुकाबला करें। हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम उनको पूरा करने में ऐसे तरीके से काम करेंगे और दिन रात मेहनत करके अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए बेहतर से बेहतर काम करेंगे। पाकिस्तान को जो टेररिज्म के चैलेंज है उसको निपटना है और उसके लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि जिससे हम लोगों की जान, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। मुख्तसर से मैंडेट के साथ, मुख्तसर से मुद्दत में जो भी हो सके इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ कंट्रीब्यूट। हमारी जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो उसमें तो ये है कि पाकिस्तान के जो मफाद में होगा उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। जितने भी ममालिक हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पे, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे हमारे अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, कतर हो गया, UAE हो गया, तुर्की हो गया, उनके साथ ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा मजबूत से मजबूत करें। तकरीब के बाद सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ मेहमानों ने फर्दन फर्दन मुसाफा किया। नई वफाकी काबीना के वज़रा का कहना है कि वो मुख्तर मुद्दत में भरपूर अवामी खिदमत सर अंजाम देने की कोशिश करेंगे। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है और उम्मीद है कि ये जितना भी सेटअप रहेगा निगरान,
ये बहुत ही अच्छा रहे। आगे बढ़ेंगे और हम लोग जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इकराम वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि ज़राअत, कानकुनी, मादनियात, IT, तवानाई और दिफाई लिहाज से और इनकी पैदावार के लिए शोबे में बैरूनी सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं, जो कि नो डाउट हम लोग ने कल भी जिस तरह से जिक्र किया यहाँ पर। निगरान हुकूमत खुसूसी सहूलत कौंसल फोरम का भरपूर इस्तेमाल यकीनी बनाएगी। इस्लामाबाद SIFC के बारे में ब्रीफिंग के मौके पर उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत अपने मुख्तसर दौर में मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरूकार लाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने और वन विंडो के तहत सहूलतें देने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की गई है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि सयाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में भी बैरूनी सरमायाकारी की बेशुमार इस्तेदादकार है। तो इसी के लिए हुकूमत कोशा है और उम्मीद की जा रही है कि जितना भी वक्त गुजरेगा बहुत अच्छा गुजरे और हुकूमत की जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी तवज्जो रहे और जो उनका काम है, मेन मकसद इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो इंतखाबात करवाना, उसके ऊपर भी वो कारबंद है और काम चल रहा है। बिल्कुल, और ये बहुत खूबसूरत बात है कि निगरान हुकूमत जो है वो भी प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को जो है वो फोकस कर रही है और हर शोबे को जो है वो उसमें जो है वो बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ जो है वो उसमें पॉइंट टू पॉइंट जो है वो बताई जा रही है और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि उसमें मिसिंग हो। लेकिन ऑफकोर्स एक अच्छी इनकी हिकमत अमली है और वी होप के इसी तरीके से जिस तरह से ये बातें बताई गई इनके ऊपर अमल भी किया जाए और पाकिस्तान को मजीद जो है वो आगे बढ़ते हुए हम सब देखें। अब ख़वातीन और हज़रात, जिस तरीके से हम लोग जिक्र करते रहते हैं बहुत सारी बर्थडेज का अपने शो में, तो आज भी एक बर्थडे है, एक एनिवर्सरी है, लेकिन ये बर्थडे और ये है हमारे रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर की, जिसको अपने क़याम के बाद आज दिन तक तकरीबन 48वीं उसकी सालगिरह मनाई जा रही है। 48 साल मुकम्मल हो गए हैं। रेडियो पाकिस्तान ने जितना कुछ पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान बनने से आज दिन तक लेकर, और फिर उसके बाद बहावलपुर की भी बहुत एक खुसूसी अहमियत है, तारीखी शहर है, और वहाँ के रेडियो पाकिस्तान के हवाले से हमारे पास रिपोर्ट है और रिपोर्ट पेश करें अब्दुल्ला मुख्तार। 75 को रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर ने अपने नशरियाती सफर का बाकायदा आगाज किया और यूं इस खित्ते को अपनी आवाज मिल गई। सलमानुल मुअज्जम और सैयदा अंजुम गिलानी वो पहली आवाजें थीं जो हवा के दोष पर अवामी समातों के जरिए दिलों पर राज करने लगी। रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर ने इलाके के फन सकाफत को उजागर करने के साथ साथ यहाँ के फनकारों को इजहार के मौके फराहम किए, जिन्होंने बाद में मुल्क की शोहरत पाई, जिनमें हुसैन बख्श खान, परवीन नजर, जमील परवाना, नसीर मस्ताना, हसीना मुमताज, सुरैया खानम, गुल बानो और अताउल्ला खान ईसा खिलवी के नाम नुमाया हैं। जबकि सदाकारों में मोहम्मद अजमल मलिक, साजिद हसन दुरानी, शुएब अहमद शेख, असगर बहावलपुरी, सुहेल पाशी, मुख्तार अंजुम, बतूल रहमानी और मुसरत कलांची समेत बहुत से नाम काबिल जिक्र हैं। रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर ने जहां बहावलपुर की तहसीब और सकाफत को उजागर किया है, वहीं पर जो यहाँ का अदब है उसको भी प्रमोट करने में अहम किरदार अदा किया है। रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर जो है इस इलाके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर हम प्रोग्राम तरतीब देते हैं। खित्ता बहावलपुर की और बहावलपुर डिवीज़न की जितनी भी हुनरमंद खवातीन और जितनी टैलेंटेड खवातीन हैं, उनको रेडियो का एक प्लेटफॉर्म हमेशा से मुयस्सर रहा है। आज रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर सौतुल कुरान चैनल और FM 101 चैनल के साथ दुनिया भर में वीडियो ब्रॉडकास्टिंग के जरिए देखा और सुना जाता है। कौमी नशरियाती अदारे की हैसियत से रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर इस खित्ते के माजी की शनाख्त, हाल की पनाहगाह और मुस्तकबिल की उम्मीदों और आरजुओं का मरकज है। रेडियो के साथ साथ हमारे बाकी जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूशंस पे करते रहते हैं और जिस तरह से हम रोज़ की बुनियाद पर ये जिक्र करते हैं कि पाकिस्तानी नौजवान जो है वो दुनिया के हर खित्ते में हर जगह पे पाकिस्तानी परचम लहरा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा होने जा रहा है कि खला में भी पाकिस्तानी परचम को लहराया जाएगा। और आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून जो है नमीरा सलीम, वो रवा वर्ष पाकिस्तान का परचम खला में लहराएंगी और पाकिस्तान की पहली खलाबाज जो हैं, इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म, साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो थे यूसुफ रज़ा गिलानी, इनको खला में भेजे जाने वाला परचम जो है वो पेश किया और नमीरा सलीम ने मार्च 2008 में ये परचम खला में भेजा था। ये परचम स्वीडिश खलाई कंपनी के तामुन से भेजा गया था और नमीरा सलीम जो है वो इस बरस के आखिर में एक और जो है वो इसी तरीके का कारनामा जो है वो सरअंजाम देने लगी हैं और ये परचम जो है वो पाकिस्तानी परचम जो है वो भेजने वाली पहली खातून होंगी जो कि खला में पाकिस्तान का परचम जो है वो पहली बार भेजेंगी। और इसी किस्म की अच्छी अपडेट्स हमारे सामने आती रहनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे मस्नूई जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और थोड़ी सी खतरनाक खबर है, दुनिया तो थोड़ी सी खतरनाक नहीं है, दुनिया जितनी मर्जी डिबेट कर ले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अच्छा है और अच्छी चीज़ है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन इस किस्म के काम नहीं होने चाहिए क्योंकि ये अगर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए या एक हद तक इस्तेमाल किया जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसका अगर आम एक्सेस हो गया तो बहुत तबाही होगी। कि खबर यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो अब पासवर्ड क्रैकिंग सिस्टम बहुत ही आसान होता जा रहा है और आपके पास कोई भी पासवर्ड होगा विद इन 1 मिनट आप उसको क्रैक कर सकते हैं और 51% पासवर्ड जो है वो 1 मिनट से कम वक्त में और 65% 1 घंटे से भी कम वक्त में और 71% 1 दिन में और 81
1 माह के अंदर अंदर जो है ना वो क्रैक हो जाएंगे। सो ये सिचुएशन है इस वक्त, और आई डोंट नो कि ये किस जानिब हम लोग जा रहे हैं, किन सिक्योरिटी एजेंसीज को अलाउ किया जाएगा और वो किसकी परमिशन से किसी का भी पासवर्ड या अकाउंट जो है वो हैक कर सकते हैं, फिर तो कोई भी प्राइवेसी ना हो। एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इसके साथ आपको पता है नजम की टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स इंसान की बनाई हुई चीज़ है, तो कंट्रोल भी उसको इंसान ही कर रहा है। और इसी तरीके का यही तो खतरा है कि इंसान के दिमाग में पता नहीं क्या खुराफात चल रही होती हैं कि वो आपको कंट्रोल करेगा। लेकिन फिर भी कोई पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करके उसको अपने मफादात के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी तरीके का एक ग्रुप है, उसने मसनूई टेक्नोलॉजी को चकरा के रख दिया है और उसको समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ें क्या हो रही है, लेकिन इंसान है उससे धोखा कोई ना कोई चीज़ खाई जाती है। इसी तरीके के लॉस वेगस में एक ग्रुप है, कॉन हैकिंग कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये जो है वो जांचने के लिए एक तजर्बा किया। और तजर्बा क्या था कि उन्होंने मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकली जो है वो उनके साथ एक तजर्बा किया और वो देखा कि क्या ये परफेक्टली काम करता है या नहीं करता। और एक तालिब इल्म ने क्या किया कि 21 साल तालिब इल्म थे और उन्होंने AI की जो टेक्नोलॉजी थी उसको कहा कि 9+10 जो है वो 21 के बराबर होते हैं। और वहाँ पे AI की टेक्नोलॉजी जो है वो कंफ्यूज होगी और तालिब इल्म की बात मान ली, जबकि 9+10 जो है वो 19 होते हैं, 21 नहीं होते। और इसी तरीके से उन्होंने बताया कि सिर्फ मैथ्स की नहीं बल्कि बाकी भी बहुत सारी इसमें गलतियाँ मौजूद हैं जो कि करेक्शन हो सकती है और इस तरीके से होनी भी चाहिए। अब हम जिक्र करते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के उस ATM का जो दुनिया में सबसे बुलंद तरीन ATM है। सतह समंदर से 15,397 फीट की बुलंदी पर चीन और पाकिस्तान की जो राहदारी है खुंजरा पास, वहाँ पर दुनिया का बुलंद तरीन ATM नस्ब किया हुआ है और इस ATM को दुनिया के बुलंद तरीन ATM होने का एजाज़ भी हासिल है। और ये ATM 2016 में गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खुंजराब में नस्ब किया गया था। और वहाँ पर जितने भी लोगों ने विज़िट किया है उन लोगों को पता है कि NBP का ATM सिस्टम वहाँ पर वर्किंग भी है। डेली पैसा कहाँ से आता होगा, मैं सोचता हूँ सोच से आता है, हुंजा से आता है, या कैसे इसको मैनेज करते होंगे। तो ये बड़ी एक मुनफरिद सी चीज़ भी थी और पाकिस्तान के लिए एजाज़ भी है कि इस तरीके के रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान ने बनाए हुए हैं। और अब आपको बताती चलूँ कि बाकी ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम एक ग्लोबल कम्युनिटी बनते जा रहे हैं, तो दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। और ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने का एक और बेहतरीन तरीका हमारे सामने आया। आज़रबाईजान की जो कौमी एयरलाइन है अज़ल, उसने जो है वो पाकिस्तान में फ़्लाइट्स जो है वो शुरू करने का आगाज़ जो है वो करेगी 20 सितंबर से और परवाज़ें जो है वो पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से शुरू होंगी। इसके साथ साथ बाकी 2 बड़े शहर जो है जिनको लाहौर और कराची कहा जाता है वहाँ पे भी ये परवाज़ें चलाई जाएंगी। और सफारत खाने के तर्जुमान की तरफ से कहा गया है कि ये तीनों शहर पाकिस्तान के अहम तारीखी और सकाफती मरकज़ हैं, जिसकी वजह से इनका दौरा करना बहुत ही दिलचस्प और बेहतरीन होगा। इसके साथ साथ बताती चलूँ कि एयरलाइन जो है वो 20 सितंबर से जब परवाज़ें शुरू करेगी तो ये इस्लामाबाद के लिए बुध और हफ्ते को परवाज़ें होंगी, लाहौर के लिए पीर और जुम्मे को होंगी और कराची के लिए जुमेरात और इतवार को ये परवाज़ें जो है वो चलाई जाएंगी। और ये शेड्यूल को आसानी जो है वो फराहम करने के लिए इस तरीके से जो है वो डिवीज़न की गई है तीनों शहरों ये इंतज़ार किया जा रहा था। मैं खुद जब देखता था फ़्लाइट सिस्टम खोल के तो आज़रबाईजान में डायरेक्टली कोई भी फ़्लाइट ऑपरेशन नहीं था। और आज़रबाईजान हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, हमारे नज़दीक है, लेकिन वहाँ की फ़्लाइट फिर भी इतनी महंगी होती थी। सो आई एम श्योर कि ये मसले मसाइल अब हल होंगे जब आज़रबाईजान की फ़्लाइट ऑपरेशन यहाँ पर बहाल होगा। एंड आई एम श्योर कि जिस तरीके से सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA काम कर रहा है सो बहुत सारी आसानियाँ मज़ीद भी पैदा होंगी। अब आप लोगों को ये बताएं कि ब्लैक होल का तो सबने जिक्र सुना है, लेकिन आपको अगर मैं ये बताऊं कि ब्लैक होल की तरह वाइट होल भी होता है तो थोड़ा सा ताज्जुब होगा। अब खबर ये हमारे पास कि पहले तो हमने ये समझना है कि ब्लैक होल क्या होता है। सो ब्लैक होल जितना भी हमारा ये इस वक्त कुर्रा अर्ज़ का निज़ाम है, यहाँ पर कशिश सकल वाले इलाके, जहाँ पर कशिश सकल कायनात की तमाम दीगर कुव्वतों को मगलूब कर देती है और किसी भी मादे को एक लामहदूद तौर पर छोटे नुक्ते तक सुकेड़ कर रख देती है। और अब अगर इसके प्रोसेस को हम उल्टा कर लें और एक ऐसी चीज़ दरियाफ्त हो जाए जिसके ऊपर से कोई भी चीज़ गुजरेगी या वहाँ की शुआओं और ज़रात को खारिज करने वाला वाइट होल हो, जो वजूद में अब आया है कि अगर उसके साथ कोई भी सितारा गुजरेगा या उसे टकराएगा तो वो ब्लैक होल जो अंदर जज्ब कर लेता था और खींच लेता था, तो वो उसको खींचेगा नहीं बल्कि उसका चूंकि ये रिवर्स है तो उसको ऊपर ही वो ख़त्म कर देगा या अपने से दूर जो है वो उसको थ्रो कर देगा और उसकी रोशनी जो है वो हर जगह पर जगमगाती रहेगी। सो ये ऐसा अगर हो तो उसे साइंसी एतबार से वाइट होल कहा जाएगा, लेकिन अभी इसके ऊपर तहकीक जारी है। ये कोई वाइट होल दरियाफ्त नहीं हुआ, ये एक साइंसी मुहक्किकीन जो हैं उनकी जानिब से एक तहकीक है कि ऐसा हो सकता है कि ब्लैक होल का रिवर्स प्रोसेस जो है वो वाइट होल होगा। और जब एक तरफ ग्रेविटी का ये इफेक्ट हो रहा है कि हर चीज़ अंदर जज्ब हो रही है, तो दूसरी जानिब उसका रिवर्स इफेक्ट और ऑपोजिट होगा कि वो बिल्कुल अपने दूर थ्रो कर देगी चीज़। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ साथ एक और बड़े ही मज़े की आपकी न्यूज़ बताते चलूँ कि पिछले दिनों भी हमने एक खबर शामिल की थी जिसमें गलती से जो है वो एक इंसान के अकाउंट में एक्स्ट्रा सैलरी आ गई थी और बहुत बड़ी रकम जो थी वो इस तरह की थी। लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके अकाउंट में पैसे ना हों
और ATM पे आप जाएं और कार्ड इस्तेमाल करें और पैसे जो है वो निकल आएं। तो यकीनन सबका जवाब होगा, अल्लाह करे ऐसा सबके साथ हो। यकीनन सबका जवाब होगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, एंड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता। लेकिन आयरलैंड में कुछ ऐसा हुआ है कि इस तरह का एक वाक़या पेश आया कि जब सारिफीन जो है वो अकाउंट की तरफ गए और वहाँ से जब उन्होंने रकम निकालनी शुरू की तो वो कसीर तादाद में जो है वो रकम बाहर निकलनी शुरू हो गई। और ये जो था, ये वाक़या जो है वो इनका जो मरकज़ी बैंक है, बैंक ऑफ आयरलैंड, इसमें हुआ। और किस लिए हुआ कि कुछ घंटों के लिए जो है वो कुछ टेक्निकल ख़राबी आ गई और उसके बायस जो है वो बैंक में सारिफीन अपने अकाउंट में रकम ना होने के बावजूद भी जो है बहुत सारी रकम निकालना शुरू हो गया। और इसके साथ साथ देखा भी गया कि CCTV फुटेजेस जो थी और मीडिया पे भी जितनी फुटेजेस नजर आती उसमें देखा जाता है कि बहुत सारी लंबी लंबी लाइनें लगी। हमारे भी मोहल्ले में एक केस ऐसा हुआ था। अच्छा। और एक आंटी ने किया था, फिर उन्होंने आंटी को पुलिस पकड़ के ले गई थी। ये मेरे बचपन का वाकया है। लेकिन आंटी की गलती थी, लेकिन ये जो है ये बैंक की अपनी गलती थी, तो इसमें कुछ हो नहीं सकता। नहीं, वो भी इसी तरह था कि बैंक जो है ना वो ऑटो सिस्टम पे चला गया था, तो उन्होंने बोला कि आप एक जिम्मेदार शहरी हैं तो कम से कम इत्तला तो करें ना। तो वो अकेली नहीं थी, उनके साथ बहुत सारे और भी लोग थे। अच्छा, आगे मैं आपको बढ़ता हूँ और बताता हूँ कि एक ऐसा शख्स जो है, जब भी हम देखते हैं वीडियोस बहुत सारे सोशल मीडिया पे कि रेस्क्यू कर रहे होते हैं एनिमल्स को, तो इसी तरीके से हमारे पास ये खबर है कि एक फैमिली थी जो साहिल समंदर पर जा रही थी और सैर व तफरी कर रही थी। वहाँ पर एक चट्टान और जहाँ पर पानी भरा हुआ था, उन्हें वहाँ पर एक भेड़ फंसी हुई मिली। अब ये भेड़ की सिचुएशन ऐसी थी कि स्लिपरी प्लेसेस थी और ख़ुद डैमेज भी थी, वहाँ से वो ट्रैवल नहीं कर सकती थी। तो ये दर्द दिल रखने वाले जो है ना वो इंसान होते हैं, वो ऑल द वे वहाँ से उन्होंने नीचे गए, चट्टान पे उन्होंने मुश्किल सी चट्टान को जो है वो जिस तरीके से उतरे होंगे, वहाँ से उसको रेस्क्यू किया, अपने कंधे पर बिठाया, उसका अच्छा खासा बोझ भी होगा, लेकिन उसको लेकर वापस आए और इस तरीके से उन्होंने एक आला इंसानी इक़दार की मिसाल कायम की। बिल्कुल। और जहाँ इंसान जो है वो इतनी अक्लमंदी करता है और जहाँ पे इतना जो है वो चीज़ों का ख्याल रखता है, वहाँ पे इंसान कहीं ना कहीं मिस्टेक्स भी कर जाता है और बच्चों के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। पिछले दिनों भी हमने एक ऐसी की खबर शामिल की थी, लेकिन आज दोबारा हमारे पास एक ऐसी न्यूज़ है जिसमें एक बड़ी ही थोड़ी डिसअपॉइंटिंग सी भी वीडियो थी कि छोटे बच्चों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और चीन की ये वीडियो है जिसमें देखा जा रहा है कि एक ऊंची इमारत है और उससे एक छोटा बच्चा जो है वो गिर गया है विंडो से, लेकिन उसको बचा लिया जाता है। और बचाते बचाते फिर पुलिस ने फिर ये भी कहा है कि आप इस तरीके से बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और शहरियों को भी खबरदार किया है कि अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि देखें कि ये छोटा सा बच्चा है और किस तरीके से वो जो है वो शरारत कर रहा है, स्टंट कर रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स उसको जो है वो बचा लिया गया। लेकिन बच्चे इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं, अपने घरों में मैंने देखा है, मेरे घर में तो काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो इस तरह की कोई ना कोई शरारत करते रहते हैं जो बाद में पता चलती है। लेकिन उनके पीछे पीछे घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और घूमते रहना चाहिए, क्योंकि वो कोई पता नहीं चल रहा होता कहाँ पे कौन सी चीज़ ख़राब कर देते। कभी मेकअप ख़राब हुआ होता है, कभी और सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हुई, लेकिन वो नुकसान के बाद पता चलता है। और ऐसे नुकसान जो है वो कवरेबल हैं, लेकिन अगर इस तरह का बड़ा नुकसान हो जाए तो कवरेबल नहीं है, तो इसलिए बच्चों का बहुत ख्याल रखें। ख़वातीनो हज़रात, एक ख़बर हमारे सामने आई है और ये ताल्लुक़ रखती है नेशनल गेट्स एंड ज्वेलरी कंपनी से रिलेटेड। और काउंटी वेक्सफोर्ड एक इलाका है जहाँ पर एक तारीख़ी किला मौजूद है। उस किले की तज़ीनो आराइश जो है वो चल रही थी। पहली चीज़ तो ये मैसेज हमें मिलता है कि आपके पास जो भी तारीख़ी वर्सा मौजूद है उनको संभाल के रखना चाहिए। तो तज़ीनो आराइश का काम मिल रहा था और उसमें एक खुफिया कैमरा दरियाफ्त हुआ। अभी कितना खूबसूरत कैसल है, आप लोग देख सकते हैं कि ये दरियाफ्त जॉन्सटाउन कैसल में हुई है और ये नेशनल गेट्स एंड ज्वेलरी कंपनी के ठेकेदारों ने दीवार के एक हिस्से को तोड़कर उसमें खुफिया कैमरा दरियाफ्त किया जो अरसा और साल से वीरान पड़ा हुआ था। अब उसका अंदाज़ा आयरिश हेरिटेज ट्रस्ट के ज़रिए किया जाएगा ताकि ये मालूम किया जा सके कि ये किसके लिए, कब और किस किस के इस्तेमाल में रहा है और इसका अब क्या इस्तेमाल था और इसका पर्पस क्या था लगाने के लिए। तो बड़ी हैरानकुन ये बात थी कि अर्ज से बाद वहाँ पर तज़ीनो आराइश शुरू हुई और वहाँ पर कैमरा दरियाफ्त हो गया। बिल्कुल। और अब आपको बताती चलूँ कि चीन की दारुल हुकूमत से हमारे पास एक और ख़बर है और वो ये है कि रोबोट्स की खबरें तो हम रोज़ बरोज़ जो है वो सुनते ही आ रहे हैं कि रोबोट्स ने आज ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अब जो है वो वर्ल्ड रोबोट्स कॉन्फ्रेंस जो है वो चीन में हो रही है। और उसके हवाले से आपको बताती चलूँ कि 140 कंपनियाँ इसमें शामिल हैं, इसमें हिस्सा ले रही हैं और उन्होंने 600 मॉडल्स जो है वो पेश करेंगी। और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत तरीन मॉडल जो है वो नज़र आया रोबोट का, और जो कि तितली की शक्ल का बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बटरफ्लाई जो है वो ये नज़र आ रही है, लेकिन ये एक रोबोट है। और इस कॉन्फ्रेंस में इंसान दोस्त रोबोट्स की नुमाइश जो है वो की जा रही है। इंसान दोस्त रोबोट्स जो है वो पेश किए जा रहे हैं, इसलिए खूबसूरत सी एक तितली भी जो है वो इस नुमाइश का हिस्सा है। वाह। सो ये इंसान दोस्त होंगे या नहीं होंगे, इनके पीछे इंसान ही बैठे हैं, तो वो इंसान कितने इंसान दोस्त हैं इस पे डिपेंड करता है कि ये रोबोट कितने इंसान दोस्त होंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक ऐसे बुजुर्ग शख्स जिनका ताल्लुक है लाहौर से और उनको एक शौक़ है, उनका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। उनके पास 20,000 नायाब कैमरों का ख़जाना मौजूद है
मियाँ इकबाल नाम है इनका और 150 साल पुराने कैमरे भी इनके पास मौजूद हैं। उम्र भर उन्होंने यही मशगला किया और ट्रॉली के कैमरे भी उनके ख़जाने में मौजूद है। 1870 का कैमरा भी उनके पास मौजूद है जिसका वज़न 2 मन है और साल 1977 से ये कैमरे जमा कर रहे हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा लेंस भी उनके इस खजाने का हिस्सा है। आप लोग देख सकते हैं उनकी कलेक्शन और पता नहीं इसमें कितने वर्किंग होंगे कितने नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती गई है तो एक पूरा टेक्नोलॉजी का एरा उनके पास पड़ा हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स इनको अप्लाई भी करना चाहिए। लेकिन मैं देख के हैरान हूँ कि इतने अरसे से इन्होंने जो कैमराज रखे हैं उनकी केयर करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब आप रखते हैं तो उनकी सफाई का ख्याल रखना और हर चीज़ उसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब आपको बताती चलूँ एक गुड न्यूज़ है, सऊदी अरब की वजारत जो है वजारत सेहत उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो आजकल मुख्तलिफ तरीकों से होता जा रहा है। कल चोर पकड़ने के लिए हुआ, लेकिन आज जो है ये बड़ा ही मुस्बत था और वो ये था कि ब्लड यूनिट्स की मुंतकिली के जो तजर्बात है वो किए जा रहे हैं कि किस तरीके से ब्लड यूनिट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो बाहिफाजत और जल्दी जो है वो पहुंचाए जा सकेंगे। और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल ब्लड की जब नीड आती है तो एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये तजर्बात जो है वो रवां साल हज से कबल किए गए थे और जब हजाज को फराहम करने वाली एम्बुलेटरी खिदमात की रफ्तार और हिफाजती मयार को बेहतर करने के लिए जो है वो ख्वाहिश की गई थी और फ्रेमवर्क भी जो है वो इसके मुताबिक किया जा रहा था। तो ड्रोन्स का भी इस्तेमाल जो है वो सऊदी हुकूमत इस तरीके से करेगी ताकि हजाज को बेहतर जो है वो सेहत की सहूलियात भी फराहम की जा सकते हैं और जितनी जल्दी जो है वो हंगामी सूरत हाल हो या इस तरह की कोई भी सिचुएशन आ जाती है इमरजेंसी की तो उसमें फ़ौरन से जो है वो ब्लड ट्रांसफ़र जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे हो सके। एग्जैक्टली और इसको मस्बत मज़ीद भी बनाना चाहिए और ऐसे इक़दाम दुनिया में हर जगह पर होने चाहिए ताकि जान जल्दी से जल्दी बचाई जा सके। बिकॉज अगर आप किसी के साथ ब्लड शेयर कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप ज़िंदगी शेयर कर रहे हैं और इसकी कैंपेन को जितना सपोर्ट किया जाए वो कम है कि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और हर शख्स को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने एक साल में कम से कम 2 दफ़ा तो लाजमी ब्लड जो है वो डोनेट करें। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे साइंसदानों ने हाल ही में दरियाफ्त की है एक सांपों की नई किस्म जिसको हॉलीवुड के हीरो हैरिसन फोर्ड के नाम पे किया गया है। तफसीलात के मुताबिक जर्मनी, अमेरिका और पेरू में ये नई नस्ल दरियाफ्त हुई है और इसका नाम हैरिसन फोर्ड इस वजह से रखा गया है क्योंकि हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म थी इंडियाना जोन्स जिसमें हैरिसन फोर्ड ने मुकाबला किया था सांपों से और वो इंस्पायर करके वो तशबीह देकर उन्होंने सांपों का नई किस्म जो है वो उनके नाम कर दी गई है। और ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप इस तरीके से जो है वो अपने हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश करते हैं या फिर उनके साथ चीज़ें एसोसिएट कर देते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग एज वेल। किसी गधे की नई दरियाफ्त ना हो किस्म तो फिर किसके नाम पे होगी। लेकिन आज चलें हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ सोच रहे हैं तो पॉजिटिव नोट पे ही हमारा ये जो खबरों का सिलसिला है उसको एंड होना चाहिए। हाँ हम लोग ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, कहीं मत जाएं। सुबह पाकिस्तान के साथ फ्रेंड। राहे हिदायत में हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि बात करें ख़वातीन के मसाइल पर, वो सवाल जो मेरी बहनों के, मेरी माओं के जहनों में उठते हैं और वो चाहती हैं कि उनका हल मालूम हो सके, उनका जवाब मिल सके कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हमने मदऊ किया है अपने इन तमाम खुसूसी प्रोग्राम्स में इस्लामिक स्कॉलर्स को जो ख़वातीन हैं और वो देंगी आपके सवालात के जवाबात। जब भी तुम्हें विरासत तकसीम करनी हो तो लड़की के 2 हिस्सों के बराबर लड़के का 1 हिस्सा है। मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन, इसको तो पूरी दुनिया अब इसकी अहमियत को समझ रही है। ड्रामे बिल्कुल बामकसद होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि जिससे कुछ बच्चियां सीखें। हमारा ईमान कंप्लीट नहीं होता जब तक औरत के साथ अच्छा सलूक और जिम्मेदारी पूरी ना करो। तो अगर महर वक्त निकाह मुकर्रर किया गया है तो आधा दिया जाए। ज़माने की कसम खाकर फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। उससे बाहर हैवानियत है, गुलाम बन जाते हैं। आपने जुबान की बुनियाद पर एक बालादस्त तबका पैदा कर दिया है जो फिक्री तौर पर भले अपाहज हो। ये तसलसल है गुज़श्ता इन 70 सालों का। हम चूंकि मजहब का जिक्र कर रहे हैं तो इखलाक की कितनी एग्जाम्पल दी। आलम का दूल्हा हमारा
जगह बुलाते हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को। हिंदू तो ऑलरेडी होती हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा। दोस्तों में, नेबर्स में इस मोहब्बत को बांटने की कोशिश करते हैं। हमने देखा जिधर तुझको पाया उधर ए खुदा। वेलकम बैक वंस अगेन टू सुबह पाकिस्तान। और आपको पता है कि इंसान जो है जब भी जहाँ भी होता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो नए नए रिश्ते जो है वो बनाता रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके साथ फैमिली होती है, बहुत सारे लोग जो हैं वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं और उसके साथ जुड़े हुए भी होते हैं। और पुराने रिश्ते छोड़ता जाए, पुराने रिश्ते बिल्कुल भी नहीं छोड़ता जाए, क्योंकि इंसान की ये बहुत अच्छी खसूसियत है। वो वैसे तो बहुत सारी जगहों पर कहा जाता है कि पुरानी चीज़ जाएगी तो नई जो है वो आपकी ज़िंदगी में शामिल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान की ये सबसे बड़ी खसूसियत है कि वो पुराने रिश्तों को भी अपने साथ जोड़े रखता है और नए रिश्ते भी जो है वक्त के साथ साथ बनाए जाते हैं। सही बात है, लेकिन वो आप वाली सिचुएशन कई लोगों ने बहुत सीरियस ले ली है कि पुरानी चीज़ जाएगी तो नई चीज़ आएगी, और इस वजह से बहुत सारी तलाक़ें हो रही हैं आजकल और रिश्ते टूट रहे हैं लोगों के। और रिश्ता होने से पहले जो है वो जज्बात, एहसासात कुछ और होते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ और होते हैं। अब बहुत सारी इसकी वजूहात हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मज़ीद मैं आपको कुछ बताऊं, हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा सरवत अब्बास साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगी। मैम, बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन एक सिंपल सा सवाल ही सामने रखेंगे कि आजकल ये रिश्तों से दूरी या रिश्तों का एहसास हमारे दिल में क्यों नहीं पैदा हो रहा? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई होप आपका भी दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। जो कि जैसा कि आपने सवाल किया कि आजकल रिश्तों में दूरी की सबसे बड़ी वजह क्या बनती जा रही है, तो मेरे 2 सेंट इस मामले में ये होंगे कि ये जिस तरह से वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है, हमारी ज़िंदगी में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर गया है। हम अपनी वैल्यूज़ को, अपनी जो पुराना हमारा सिस्टम हुआ करता था, जो फैमिली सिस्टम था, अगर आप कुछ थोड़ा पीछे चले जाएं तो हमारा एक बहुत बड़ा प्राइड था फैमिली सिस्टम। और फैमिली सिस्टम में वो सिर्फ ये नहीं था कि आप कुछ लोग एक घर में रह रहे हैं, वो इक़दार थी, वो बड़ों की रिस्पेक्ट थी, छोटों से प्यार था। लेकिन अभी जिस तरह से हम तरक्की करते जा रहे हैं, बदकिस्मती के साथ हम उतने ही ज़्यादा यूनिट्स में बिखरते जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर यकीन रखती हूँ कि अगर हम अपनी फैमिली सिस्टम को किसी तरह से रीस्टैब्लिश कर लें तो शायद हम जो रैपिडली एक डिटीरियोरेटिंग सिचुएशन बन रही है रिलेशनशिप में, उसको हम कंट्रोल कर सकें। सरवत, वैसे यूजुअली ये भी बात कंसिडर की जाती है कि जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो वहीं पे डाइवोर्स रेट जो है वो ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है, और लोग ये भी बोलते हैं कि जब आप ज़्यादा लोगों के साथ रह रहे हैं तो आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि लोग जो है वो आइसोलेशन की तरफ जाते जा रहे हैं और सिंगल यूनिट फैमिली को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं? जी, इसमें 2 चीज़ें हैं जो मैं वाज़े करना चाहूँगी। सबसे पहले, जैसे आपने मेंशन किया कि फैमिली जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वहाँ पर यूजुअली एक परसेंटेज है वो डिवोर्स का ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, फैमिली या फैमिली यूनिट का जब मैंने जिक्र किया तो उससे मुराद एक फैमिली या जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं, वो इक़दार थी जब एक घर का बड़ा आता था और वो किसी भी चीज़ में इंटरवीन करता था और एज अ थर्ड पार्टी किसी चीज़ को सुलह या किसी भी तरह से करता था और एवरीथिंग गेट्स सॉर्टेड आउट। बट अभी क्या चीज़ है कि हम जैसे जैसे दूर हो रहे हैं उस चीज़ से हम तो एक जुदा हो रहे हैं। और दूसरा, जैसे आपने अभी तज़किरा किया कि शायद क्या वो भी एक रीज़न है? जी बिल्कुल, वो रीज़न है। और उसकी वजह, एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जब हम अपने करीबी लोगों के साथ होते हैं तो हम अपनी लिमिटेशंस, अपनी जो हदूदो क़यूद है वो बांधने में नाकाम हो जाते हैं। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर किसी को कहें, अगर वही आप लिमिटेशंस या अपनी किसी दूसरे शख्स को कहें कि मुझे ये पसंद नहीं है, अगर आप ऐसा ना करें तो वो शायद दूसरा शख्स आपकी रिस्पेक्ट जल्दी कर लेगा। और फैमिली पर्सन, जो भी आपका सिबलिंग है या कोई भी और रिश्तेदार है, वो शायद आपकी उन बाउंड्रीज़ को उस तरह से रिस्पेक्ट ना करे। और शायद हम अपनी जब फैमिली में होते हैं तो हम जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि बीइंग अ सेम ब्लड लाइन और बीइंग अ फैमिली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जल्दी समझा जाए, और जैसे ही कोई नहीं समझता तो हमारी फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी बिल्डअप होती है और हम जल्दी
बस्ट आउट हो जाते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी एक पर्सनैलिटी होती है जो फैमिली के लिए होती है और एक पर्सनैलिटी होती है जो बाहर वाले लोगों के लिए होती है। एंड जो पर्सनैलिटी हमारी फैमिली के लिए होती है उसमें टॉलरेंस कुछ कम होता है। एग्री। अच्छा सरवत साहिबा, एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसको ज़रा हल कीजिएगा। अब हम लोगों का ताल्लुक़ है इस्लाम से और इस्लाम सीधा सीधा हमें ये कहता है कि आप लोग जो है ना वो शादियाँ करके अलहदा रहो, और ये मिसालें हमें खुलेआम मिलती भी हैं अपनी इस्लामी तारीख़ में। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो हमारा कल्चर है इंदो पाक, ये बर सग़ीर, और बर सग़ीर में ख़ानदानी कल्चर को बहुत फ़रोग़ दिया गया। तो यहाँ पर आ गई बहुत बड़ी कन्फ्यूजन जिसका हम कल्चर और बहुत सारी चीज़ों से शिकार हैं। तो अब एक तरफ तो हम कहते हैं कि जॉइंट फैमिली, ख़ानदानी रिलेशन और एक दूसरे के साथ साथ निभाने के लिहाज से बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी जगह पे उस बहू के बारे में सोचें जो घर में ब्याह के आती है और उसके डिसीजन एक अंकल ले रहे हैं, और वो अंकल को क्या हक पहुंचता है कि वो एक अपने बेटे की वाइफ का डिसीजन जो है ना वो लें। तो ये म्यूचुअल एक घर का माहौल होना कैसा चाहिए, और ये जो लिमिट्स की आपने बात की, लिमिट्स बताएगा कौन? जी देखें, जिस तरह से आपकी बात को मैं मज़ीद इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जब एक लड़की नई शादीशुदा होकर आती है, और जैसे आपने इंडो पाक का एक हवाला दिया कि बिल्कुल हमारे घरों में वही एक राइज है और उसी अंदाज से हम अपनी बहू को वेलकम भी करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस लेवल भी वही होती हैं। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा मसला आता है कि हम लिमिटेशंस कोई बंदा राइज करने की कोशिश नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो लड़की किसके हवाले से उस घर में आई है, यकीनी तौर पर शौहर के हवाले से, तो शौहर को ये याद रखना है कि वो एक शौहर भी है, वो सिर्फ बेटा नहीं है, वालदा वालिद सर आंखों पर, उनकी इज्जत एहतराम सब कुछ। लेकिन वो औरत जो उसके लिए घर छोड़कर आई है, उसका मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक बेहतरीन ज़िंदगी आपको दे सके, आपकी आने वाली जनरेशन को दे सके। और अगर कोई आपका जनरेशनल ट्रॉमा आप कैरी करके फिर रहे हैं तो वो उसको ब्रेक कर सके, और वो उसको तभी ब्रेक कर सकेगी जब आप उसको स्पेस देंगे। अगर आपको लगता है कि विद इन योर होम, आप अपने एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप यू आर अनेबल टू इन्फोर्स दोज सॉर्ट ऑफ लिमिटेशंस, देन इट्स हाई टाइम टू मूव आउट, कहीं बाहर चले जाएं जहां पर आप अपने वालिदैन के साथ एक अच्छा ताल्लुक, हेल्दी ताल्लुक भी मेंटेन रख सकते हैं और अपनी बीवी के भी तमाम हकूक़ पूरे कर सकते हैं। और इस तरह से मेरा ख्याल है कि कोई भी पार्टी वो ज़्यादा तकलीफ़ का सबब नहीं, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त करेगी। ठीक है सरवत, एक चीज़ और भी ऐड ऑन करना चाहूँगी यहाँ पे कि जैसे वर्किंग वुमेन होती हैं उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब वो घर आएँ तो वो घर के सारे काम जो है वो संभालें। और क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि वक्त के साथ साथ जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन ये बाकी चीज़ें आई हैं तो हमने अपना फैमिली सिस्टम उसके साथ वक्त की ज़रूरत के साथ हमने उसको मॉडिफाई नहीं किया? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि हमें वो मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये एक तासुर तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है जब ख़वातीन बीमार हों या उन्हें फैमिली सपोर्ट मिल जाए कि अच्छा बेटा तुम आराम कर लो, क्योंकि ये हमारे घरों में एक आम चीज़ है कि बड़े बुज़ुर्ग आपको हेल्पिंग हैंड दे देते हैं। उनको अमूमन ख़वातीन को जो बात सबसे ज़्यादा तकलीफ़ सुनने को मिलती है कि बाहर की ख़वातीन हैं, वो बच्चे पैदा करती हैं, वो काम करती हैं, वो बिल्स पे करती हैं, लेकिन हम ये हवाला देते हुए ये भूल जाते हैं कि बाहर की ख़वातीन के हकूक़ क्या हैं। बाहर की ख़वातीन तमाम चीज़ों में आपकी 50% आपकी पार्टिसिपेशन भी चाहती हैं, और उनकी और हमारी ज़िंदगी, हमारे बायोलॉजिकल जितने भी डायमीटर्स हैं, हमारे जितने भी खित्ते के बहुत ज़्यादा फ़र्क हैं, हम लोग उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं। तो हम कैसे किसी ऐसे शख्स के साथ अपना कंपैरिजन कर सकते हैं जिसकी ना तो वैल्यूज़ हमारे साथ हैं और ना ही उसका लाइफस्टाइल हमसे मिलता जुलता है। सो इट्स हाई टाइम इफ़ वी रियली वांट दैट सॉर्ट ऑफ सिस्टम इन आवर फैमिली लाइफ, हमने इन्फोर्स करना है कि नहीं भाई, अगर वर्किंग वुमेन के साथ शादी भी करनी है लेकिन हमने किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं देनी कि वो आ रही हैं, वो बीमार हो सकती हैं, उनको बच्चे भी देखने हैं, क्योंकि वर्किंग वुमेन आई बिलीव उन पर एक डबल चार्ज हो जाता है कि उन्होंने माँ का रोल भी पूरा प्ले करना है, उसके बगैर भी गुजारा नहीं है, उन्होंने बीवी का रोल भी पूरा प्ले करना है, इसके साथ साथ उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ को चलाना है, प्लस अपना वर्किंग मोड, क्योंकि वर्क पे अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी तो डेफिनेटली उनकी पोजीशन डिक्लाइन होगी एंड नो वन इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट देम एज अ वर्किंग लेडी।
एग्जैक्टली सरबत साहिबा, ये बताइएगा कि हम लोग जब बचपन में थे बहुत सारे केसेस सुनते थे और अक्सर जहन में आता था कि शायद ख़वातीन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन जब बड़े होकर देखी सिचुएशन तो मेजॉरिटी केसेस में जो अगले घर जहाँ पर बेटी ब्याही जाती है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम मज़ीद फिर क्रिएट करते हैं उस बच्ची के लिए। आसपास हम अपने माहौल को देखें तो मैं ये चाहूँगा कि आप उन तमाम बच्चियों से ये कहें कि उनके हकूक़ क्या कहते हैं। क्या उनको माँ बाप के घर आने के लिए भी एक प्रॉपरली परमिशन की और फिर उस परमिशन में भी दिन डिसाइड होंगे और वो दिन अगर ऊपर हो जाएं तो उस बेचारी को वहाँ पर भी सुनने को मिलता है। छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चों के साथ कैसे मैनेज करे, ऑफिस अपना वर्किंग सारा, फिर घर के काम अगेन, ये सारा सिचुएशन जो है ना मैम, ये फिर और तीसरी चीज़ ये भी आ जाती है कि अदम बर्दाश्त का मादा जो है वो बच्चियों के अंदर भी और फिर दूसरी तरफ जो जिस घर में ब्याही होती है वहाँ के बड़ों के अंदर, शौहर के अंदर भी होता है। तो ये हमारी बच्चियों को भी एजुकेशन की ज़रूरत है, मैं चाहूँगा उनके लिए भी कुछ कहें और फिर ये अदम बर्दाश्त के ऊपर भी। जी ज़रूर। अच्छा, आपने आपके सवाल में 2-3 बड़े खूबसूरत पॉइंट्स थे जिनको मैं कोशिश करूंगी कि मैं वन बाय वन इफ़ वी हैव टाइम उसको एक्सप्लेन कर सकूं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आप शादी के लिए, ये तमाम ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए भी और तमाम नौजवान लड़कों के लिए भी है कि जब आप शादी के लिए डिसाइड करते हैं तो प्लीज़ अपने इमोशनल, डेफिनेटली आपकी इमोशनल अटैचमेंट या एक रोमांटिक सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स होती हैं किसी के लिए, तो आप किसी को चूज़ करते हैं बिकॉज यू आर गोइंग टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ विद दैट स्पेसिफिक पर्सन। लेकिन इस चीज़ में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप उस चीज़ को देखें, उसके साथ साथ कैसा शख्स आप चुन रहे हैं वो देखें, अपने जो भी फ्यूचर गोल्स हैं, अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड इंसान हैं तो पहले डिस्कस करें ताकि आपको चीज़ों का पहले से पता हो। और खुदारा याद रखिए कि बहुत सारे रेड फ्लैग्स हमें पहले नज़र आ जाते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर और मे बी बिकॉज ऑफ द इमोशनल अटैचमेंट और मे बी द फियर ऑफ सोसाइटी कि अगर खुदा ना खास्ता रिश्ता टूट गया तो हम क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि अदम बर्दाश्त, सबसे पहले तो अपनी तमाम, जब आप सिलेक्शन करें तो मेक श्योर कि आप एक ऐसे इंसान को चूज़ करें जो आपकी पूरी ज़िंदगी के साथ चलने के काबिल है, नॉट इसलिए कि वो खूबसूरत है, नॉट इसलिए कि वो अच्छा कमा रहा है, वो जिसे कहते हैं ना कि प्रॉपर उसकी रिसर्च करें। नंबर 2, जैसे अदम बर्दाश्त की आपने बात की तो मैं इस मामले में, शायद ये एक कंट्रोवर्शियल बात हो, लेकिन मैं इस मामले में कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया को भी मौरद इल्ज़ाम ठहराऊँगी, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतनी अनरियलिस्टिक लाइफ और इतनी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर दी हैं कि ये कपल गोल्स हैं, ये फ़लाँ गोल्स हैं, शादी अगर करनी है तो ये इतनी बड़ी बहुत ज़्यादा खर्च अखराजात के बाद होगी, तो ड्रीम वेडिंग होगी, हनीमून के लिए फ़लाँ जगह जाएंगे। तो हम जब वो चीज़ें देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, हमें पता है, मिसाल के तौर पर मैं जानती हूँ कि मैं 5,000 रुपये कमाती हूँ, लेकिन मैं अगर सोशल मीडिया पे एक चीज़ देख रही हूँ और मैं समझदार हूँ, मैं जानती हूँ कि नहीं, इट्स नॉट फॉर मी, बट स्टिल सम हाउ देयर इज़ दैट फीलिंग इन माई हार्ट कि ओ वाओ, ये मुल्क कितना खूबसूरत है, काश मैं भी वहाँ पर जा सकती। और ये जो काश है, ये बिल्टअप कर देता है आपके अंदर ऐसी फ्रस्ट्रेशन को जो कि वक्त के साथ साथ मज़ीद बढ़ती चली जाती है और फिर वो एक लावा की तरह फटती है। और जब भी कोई चीज़ फटती है तो उसके नुकसानात हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली वो एक आउटबर्स्ट होता है एक ख़ास मुद्दत के बाद। दूसरी चीज़ जो ख़वातीन बच्चियों को देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शायद मैं साउंड करूँ थोड़ी सी पुरानी सोच की, लेकिन मैं समझती हूँ कि लड़कियों को एक जो सबसे बड़ा एक जो एज अ थेरेपिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट जो चीज़ मैंने महसूस की है, लड़कियों को लगता है कि बदल जाना इज़ सॉर्ट ऑफ टॉक्सिक, और कुछ हद तक मर्द हजरात को भी लगता है कि अमूमन आपने सुना होगा कि शादी के बाद या रिलेशनशिप में कुछ अरसे बाद कहा जाता है कि आप बदल गए हैं या आप बदल गई हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम अपना 100% देते हैं, जब रिलेशनशिप पुराना हो जाता है तो पुरानी चीज़ों के साथ हमारे रवैये भी कुछ मुख्तलिफ हो जाते हैं, प्लस वक्त के साथ साथ हम सब ग्रो करते हैं, नॉट फॉर बैड रीजंस। अगर आप भी देखें, अपने 5 साल पुरानी ज़ात को देखें, आप कुछ ख़ास स्पेसिफिक नहीं कर रहे तो आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। सो बेसिकली टू इवॉल्व, टू ग्रो, चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस चेंज के साथ साथ अपनी लाइफ को अकोमोडेट करें, अपने आप में ये फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें कि जो भी सिचुएशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली आपके डिसीजंस और आपकी सिलेक्शंस हों,
बिकॉज अगर आप एक हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं तो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल कि आपको कहाँ पे अडेप्ट करना है और कहाँ पर आपको क्विट करना है, कहाँ पर चीज़ें टॉक्सिक हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही हैं। बिल्कुल सरवर साहिबा, अभी तक हम जितनी भी बात कर रहे हैं उसमें हमने यही कंक्लूड किया है कि ख़वातीन के साथ इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं और वही जो है वो सफ़र कर रही हैं। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्री हम देखें तो कहीं कहीं पे मर्द हजरात भी सफ़र कर रहे हैं अपना 100% देने के बावजूद। जो है शायद ख़वातीन की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो जो है मतलब हर चीज़ को आइडलाइज़ करना शुरू कर देती हैं। हाँ। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी और क्या मतलब इनको किस तरीके से इस फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आना चाहिए? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम ख़वातीन पर इतना ज़्यादा काम का, दूसरी चीज़ों का प्रेशर होता है और दूसरा अल्लाह ताला ने शायद हमारी मेड ऐसी बनाई है कि हम इमोशनल होती हैं, हम जल्दी हम एक्सप्रेसिव ज़्यादा होती हैं और हम चाहती हैं कि हम अपने इमोशंस को वॉइस आउट करें। इसमें मैं ज़रूर ये चीज़ वाज़े करना चाहूँगी कि अपने इमोशनल वेंट आउट का ज़रिया बनाएं। प्लीज़ ये मेरी तमाम ख़वातीन से, बच्चियों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी इंसान को, किसी चीज़ को, किसी भी एक चीज़ के लिए अपनी तमाम एफ़र्ट मत पुट करें कि ये चीज़ मुझे खुश करेगी, वो इंसान मुझे खुश करेगा। अपने लिए, अपनी ज़ात को अहमियत देकर अपनी ज़ात के लिए कुछ करें ताकि आपकी एक्सपेक्टेशंस कम हो और आप बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। और दूसरा, अगर हम बात करें फैमिली लाइफ की, जहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशंस अपने मर्द हजरात, अपने हस्बैंड से या वालिद साहब से या किसी और के साथ होती हैं, तो उसमें एक चीज़ जो मैंने महसूस किया कि हम लोग अपने तमाम चीज़ों को लेकर खुद ब खुद जवाब देने लगते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक प्रीवियस पैटर्न चला आ रहा है, जैसे अगर किसी के हस्बैंड कुछ सख्त मिजाज हैं और वो खातून कहेंगी, अमूमन ये होता है कि नहीं वो मुझे जाने की इजाज़त नहीं देंगे। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ, तो यू सपोज टू आस्क हिम कि अच्छा भाई मैंने जाना है, या आई एम नॉट सेइंग कि एवरी वुमन शुड आस्क हर हस्बैंड कि अच्छा मुझे जाना है या नहीं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे वन थिंग दैट अगर आप कोई चीज़ पूछेंगे नहीं, अगर आप कोई चीज़ ये बता नहीं रहे कि मुझे ये चाहिए, तो नो वंस गोना कम एंड फुलफिल योर डिज़ायर। यू आर द ओनली वन हु इज़ गोइंग टू वोकल इट। और दूसरी चीज़, प्लीज़ आप बहुत सारी तलखियों से बच सकती हैं अगर आप रेपिटेटिव पैटर्न्स को छोड़ दें, एंड दैट इज़ अगर आप एक ही बात बार बार कर रही हैं। अब आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हम ख़वातीन का एक पैटर्न है कि हम ज़्यादा नैगिंग करती हैं या हम ज़्यादा चीज़ों को एक ही चीज़ को बार बार बोलती हैं और ये चीज़ सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेट कर देती है टू द ऑपोजिट जेंडर। सो मे बी अवॉइडिंग दैट इज़ गोइंग टू हेल्प एज वेल। मैम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप कि ये बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो हल करेगी हमारी डिस्कशन, और इस किस्म की डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। ख़वातीन हज़रात, एक लास्ट में इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जहेज़ बिल्कुल गलत है। जहेज़ के खिलाफ जितनी मर्जी आवाज़ उठाई जाए वो कम है और उसके ऊपर बहुत सारी कैंपेन्स आप लोग सब कुछ देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चीज़ गलत है कि 1 करोड़ रुपये का घर होगा तो मैं शादी करूँगी, या कम अज़ कम जो है 60 लाख रुपये की गाड़ी होगी तो मैं शादी करूँगी, 5 लाख रुपया बंदा कमाता होगा तो मैं शादी करूँगी, बाहर का मिल जाए तो क्या ये अच्छी बात है, और इकलौता हो तो उससे भी अच्छी बात है, और हाँ माँ बाप ना हो तो मजीद अच्छी बात है। न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। वंस अगेन वेलकम बैक। और आजकल आप जिसके साथ बैठते हैं, जिसको डिप्रेशन होता है या कोई भी टेंशन होती है, तो फ़ौरन पहली शिकायत ये होती है कि मेरे कंधों में दर्द हो रही है, मेरी मसल्स में दर्द हो रही है, मेरे सर की बैक साइड पे दर्द हो रही है। ये बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली हो रहा है आजकल। पट्ठों का खिंचाव इसमें आता है, आपकी नर्व्स कंप्रेशन आ जाती है, यादाश्त, नींद के मसाइल आ जाते हैं, मूड में तब्दीली, मूड स्विंग्स, मिजाज आपका ऊपर नीचे होने लग जाता है, जहनी दबाव, आप एक प्रेशर में आ जाते हैं। और ख़वातीन ख़ास तौर पर, चूँकि जिस तरीके से हम पहले मेंशन कर रहे थे कि कभी बाहर का काम, कभी घर का काम, और बच्चों के मसाइल, फिर हस्बैंड के नखरे, ठीक है, ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर करके ना उनमें बहुत ज़्यादा ये इशूज़ आ रहे हैं। सो इस बीमारी से निपटने में वर्जिश, जहनी दबाव में कमी और पुरसकून रहना अहम है। लेकिन ये प्रैक्टिसेस कैसे अमल में आएंगी, इसी के ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं फैमिली फिजिशियन, मेडिकल एंड डर्मेटोलॉजी स्पेशलिस्ट मोहतरमा डॉक्टर रूबिया उस्मान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू जी। डॉक्टर साहिबा, ये जो जितनी हमने चीज़ें बयान की हैं, ये अंडर वन अम्ब्रेला फाइब्रोमिल्जिया आती है। सो फाइब्रोमिल्जिया को अगर हम थोड़ा सा और आसान एक्सप्लेन करें तो ये कैसे शुरू होता है और क्यों शुरू होता है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सुपर इम्प्रेस क्योंकि आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया हुआ है, आपने बड़ी अच्छी समरी ऑलरेडी दे दी है कि ये हमारे रिसर्चर्स का कमाल है।
तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इस वजह से आई वाज थिंकिंग कि आज हम इसके बारे में बात कर लें। ये क्यों होता है ये आज तक हम पता नहीं कर सके हैं। वी कैन सस्पेक्ट कि ये क्यों होता है, वी हैव सम सस्पिशन एंड एक गुड एजुकेटेड गेस है जो मेडिकल स्पेशलिस्ट लगाते हैं वो ये कि दिमाग में आपके केमिकल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, तो बिकॉज दोज केमिकल्स गो आउट ऑफ सिंक और उसकी वजह से फिर आपकी बॉडी डिफरेंटली बिहेव करती है, चीज़ें डिफरेंटली परसीव करती है। इसका जो कोर फीचर जैसे आपने बोला वो दर्द इज़ द मेन थिंग, और दर्द एक बड़ा नॉन स्पेसिफिक फीचर है। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये कि हम उसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसे मापने के लिए कोई आला नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इसको 8/10 दर्द हो रही है, उसको 6/10 हो रही है। यू कांट डिसाइड दैट, पेशेंट ही बता सकता है। और पेशेंट की अपनी जो परसेप्शन है दर्द की वो उसके हिसाब से बताएगा बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत कम हो रही है, बस यही है। और ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा ही होती है। कम वाला सिस्टम कम होता है। हम कुछ स्केल्स यूज़ करते हैं पेशेंट से पूछने के लिए, बट इट्स हार्ड टू टेल। फाइब्रोमाइल्जिया वालों में जो प्रीडोमिनेंट फीचर है वो दर्द ही है, तो वो पट्टों के खिंचाव की सूरत में हो सकता है, गर्दन कमर का दर्द जो हमारे यहाँ इतना कॉमन है कि आप अक्सर उसको वैसे ही इग्नोर कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल कर देते हैं। एंड इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ इजंट इट। हम तो सून एज यू क्रॉस 30 बैक एक गिफ्ट मिलता है। मैम ये बताइएगा कि इसको अवॉइड किस तरीके से किया जाता है, और दूसरा ये कि इसको ट्रीट किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि यूजुअली लोग जो है वो जाते हैं तो मसाज करवा लेते हैं, इस तरह की चीज़ों को जो है वो प्रेफर करते हैं रादर देन के कोई प्रॉपर मेडिकेशन या अपनी डाइट को जो है वो बेहतर करें। सो आई थिंक इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इसको डायग्नोज करना आई थिंक इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि आई थिंक उससे सबसे ज़्यादा क्लोजर आता है। ख़वातीन को कोई सीरियसली नहीं लेता, ख़वातीन खुद अपने आप को सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि टाइम ही नहीं होता कुछ ऐसा सोचने के बारे में, अपनी सेहत के बारे में। ये जिस एज ग्रुप को अफेक्ट करता है दैट्स बिटवीन 25 and 50, तो वो वैसे ही सबसे बिजिएस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ होता है। आपका करियर, आपके बच्चे, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई, और अगर आप डॉक्टर हैं तो नेवर एंडिंग पढ़ाई, तो वो तो चलती रहती है। लेकिन द पॉइंट बीइंग कि आप अपने आप पे फोकस नहीं कर पाते हैं और आप जाते ही नहीं हैं इसकी तशख़ीस करने के लिए। जब तक हम ये डायग्नोज नहीं कर पाएंगे ये फाइब्रोमाइल्जिया, हम आपको हेल्प ही नहीं कर पाएंगे। जो ट्रीटमेंट्स आपने बोली वो बिल्कुल ठीक है, मसाज इज़ नॉट रॉन्ग, तो बिलीव इट और नॉट ये एक्चुअली सिम्टम कंट्रोल या आपको वक्ती तौर पर आराम देने के लिए यही चीज़ें सबसे ज़्यादा काम आती हैं। हाँ, लेकिन अगर आपका ये प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाता है तो एक अच्छा मेडिकल स्पेशलिस्ट आपको फिर उसके लिए दवाइयाँ भी दे सकता है। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स कि हमारे यहाँ एक थोड़ा से दो इश्यूज़ हैं, एक डायग्नोसिस नहीं हो पाता और दूसरा जब हो जाए तो एंटी डिप्रेसेंट्स आर वन ऑफ द मेन स्टे इसका जो ट्रीटमेंट है। तो वो जैसे ही ये लफ्ज़ मैंने देखा है क्लिनिक में आप बोले तो पेशेंट की एकदम ना बत्ती ऑफ हो जाती है। नहीं, मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है मेरे साथ, और फिर वो एक डिनाइल फेज में चले जाते हैं। होता क्यों है डॉक्टर साहब फाइब्रोमाइल्जिया कि अभी तक हम ये पता नहीं कर पाए कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है, सो दैट्स व्हाई वी कांट प्रिवेंट इट। मुख्तलिफ कॉजेस निकाले होंगे जी, तो उसमें अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि इट कैन बी कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। इन्फेक्शन, अगर आपको कोई डायरिया सी इन्फेक्शन हो, कोविड के बाद बहुत से पेशेंट आए हैं जिनको फाइब्रोमाइल्जिया हुआ है, वायरल इलनेसेस के बाद बहुत कॉमन होता है। ट्रॉमा, कोई किसी का कार एक्सीडेंट होता है, आर्मी वेटरन्स, उनमें भी ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ आई डोंट नो हॉस्पिटलाइजेशन, कोई आपको क्रॉनिक एलिमेंट होती है, आपको अस्पताल में रहना पड़ता है। इमोशनल ट्रॉमा, सिवियर इमोशनल ट्रॉमा, नॉट लाइक कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, बट लाइक रियल प्रॉपर इमोशनल ट्रॉमा जो है दैट कैन ट्रिगर दिस पाथवे एज वेल। आई बिलीव कि मेडिकल थिंग्स जो है ना इसको मज़ीद फोकस्ड और ऐसे डॉक्टर्स होने चाहिए जो ये समझा पाएँ कि आपको क्या इशू है, वरना फिर हमारी तरफ दूसरी ये भी चीज़ है ना कि इसको ले जाएं किसी आलिम के पास, किसी पीर साहब के पास, कोई और चीज़ हो सकती है जो ऑब्वियसली मेडिकल साइंस यहाँ पर कुछ नहीं कर रही। Absolutely. अच्छा, तो अब एक चीज़ डायग्नोज होगी, उसके बाद मेडिकल उस पर आ गए आप प्रिस्क्रिप्शन पे, ये कभी ठीक होती है मुकम्मल तौर पर? सैडली नो, एंड आई थिंक यहाँ से फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है, क्योंकि जब कोई चीज़ कम्प्लीटली हम ठीक नहीं कर सकते और तो आप पहले मैसेज देते हैं। I actually begin with that. I always begin with the bad news and end with the positive. तो अच्छा ये होता है शुरू में उनको सारी बुरी बातें बता दें, क्योंकि ना बताना भी ज्यादती है ना वे, क्योंकि फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। पेशेंट समझता है कि डॉक्टर ने जो ये एक दवाई दी है बस दैट्स इट, मैं तो छू मंत्र ठीक हो जाऊंगा, फिर वो नहीं ठीक होते, फिर उसके बाद वही जैसे आपने कहा फिर पीरों के पास, फकीरों के पास, फिर पुड़ियाँ, हर किसी दम दारूद एवरीथिंग कम। आई एम नॉट डिसक्रेडिटिंग एनीथिंग, बिकॉज हमारे यहाँ बहुत मिथ्स जो हैं वो हमारा कल्चर पार्ट, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ खाना या अपने जिस्म में डालना जो आपको पता ही नहीं कि क्या उसके अंदर है क्या, सो अनलेबल्ड मेडिसिन बहुत इस्तेमाल होती हैं, तो वो तो यू राइट एब्सोल्युटली नॉट, दैट्स लाइक द आई थिंक इसमें सबसे डेंजरस बात यही है कि लोग अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। तो बेस यूजुअली हम देखते हैं कि जब भी किसी इंसान को बताया जाता है कि ये बीमारी ऐसे जो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी, तो उसको बड़ा सर पे सवार कर लेते हैं कि पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी बीमारी हमारे साथ होगी। क्या जो फाइब्रोमाइल्जिया ये भी इसी तरीके की डिजीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए कॉशियस होने की ज़रूरत है? नॉट एट ऑल, बिकॉज द थिंग इज कि इसमें
उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस हेल्प यू अ लॉट। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी, वो वैसे भी हमें करनी चाहिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस ला सकते हैं विच आर हेल्दी फॉर नॉट जस्ट दिस बट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर हेल्थ, तो आपको वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हर चीज़ होनी चाहिए। सो एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, बिलीव इट और नॉट, इन दीज केसेस। और एक और कंडीशन को भी थोड़ा सा ब्रीफली मेंशन करूंगी, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, बिकॉज इन दोनों का ओवरलैप बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दीज केसेस आपको एक्सरसाइज टू अ सर्टन लेवल हेल्प्स अ लॉट, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि आप जाके बस फट जाएं और जिम में जाके पागल हो जाएं। यू हैव टू डू इट वेरी ग्रेजुअली, यस, ग्रेजुएटेड, सॉर्ट ऑफ बिल्ड इट अप, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप की स्ट्रेंथ बहाल करें। देन गुड डाइट। सो स्लीप इज प्रीडोमिनेटली डिपेंडेंट ऑन लाइफस्टाइल इफ यू थिंक अबाउट इट। स्लीप हमारे एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें हम सब बेबस हैं। उसमें अगर इफ़ यू कांट स्लीप, आप रिफ्रेश नहीं उठेंगे तो एवरीथिंग जस्ट गोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम देयर। तो स्लीप पैटर्न मेंटेन करने के लिए अच्छी डाइट की टाइमिंग, वो सारा बहुत ज़रूरी है। आपकी औकात पे खाते ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप आधी रात को लेट हैवी मील लेंगे, मोस्ट लाइकली आपकी डिस्टर्ब नाइट गुजरेगी। तो ये चीज़ें हमें पता होती हैं लेकिन हम भूल जाते हैं जान से। ऐसे अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि लीड करती हैं बाकी बीमारियों को, तो क्या इससे भी मजीद कोई और बीमारी? 100%, दैट इज रियली इंटरेस्टिंग, थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट, क्योंकि ये सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स ओवरलैप भी करती हैं और ये हैंड इन हैंड भी जाती हैं। सो समझ लें कजन्स हैं, फर्स्ट कजन्स हैं। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, आईबीएस हमारे यहाँ इतना प्रिवेलेंट है, मैदे के जो मसाइल होते हैं रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ये सारे इसके साथ साथ हो सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ द टाइम्स अगर हम इसको नहीं सही टैकल कर पाएंगे, यू विल हैव अ वेरी सैड लाइफ, क्योंकि आप डिप्रेस हैं, आप अनहैप्पी हैं, आपका मैदा भी सही काम नहीं कर रहा है, आप थके हुए भी हैं और आपको दर्दें भी हो रही हैं। तो दैट्स अ वेरी सैड स्टेट टू लिव इन। लेकिन ये इट्स नॉट ऑल डूम एंड ग्लूम। अगर आप सही मेडिकल स्पेशलिस्ट को पकड़ लेते हैं और वो आपका डायग्नोसिस पकड़ लेता है एट यंगर स्टेज इन लाइफ, आपको सबसे बड़ा पॉजिटिव ये कि नाउ यू नो व्हाट यू आर डीलिंग विद। आपको ये पता है कि अब आपने करना क्या है। अब आप बैठेंगे, आप रिसर्च करेंगे। मैं हमेशा ये कहती हूँ पेशेंट्स को कि पेशेंट से बेहतर कोई रिसर्च नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी बीमारी होती है, इट्स अफेक्टिंग देम, वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट कर रही है। अच्छा, ये कोई मौरूसी या इनहेरिटेड है किसी किस्म की बीमारी? ये हाँ, सो इसमें जेनेटिक प्ले अ रोल, एब्सोल्युटली। ये होता है कि अगर फैमिली में है हिस्ट्री तो देयर इज अ टेंडेंसी टू हैव इट, और सैडली हमारी एथनिसिटी में ये ज़्यादा प्रिवेलेंट है। ठीक है। और बहुत सारे लोग इसके लिए पेन किलर्स भी इस्तेमाल करते हैं। उनको जैसे ही दर्द होता है फ़ौरन से जाके कोई ना कोई एक टैबलेट जो है वो पेन किलर जो है वो लेना शुरू कर देते हैं, और फिर शायद उनको वक्त के साथ साथ उसकी आदत भी हो जाती है। एग्जैक्टली। तो इसके साथ फिर वो यही होता है कि एक चीज़ शुरू हुई लेकिन दैट लेड टू सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स। तो फिर पेन किलर अब्यूज़ भी आ जाता है, उसमें पेन किलर टॉलरेंस भी शुरू हो जाती है, दवाई असर नहीं करती है, फिर और अच्छा, आप लोग एंटी डिप्रेसेंट पे लेकर जाते हैं मरीजों को, ये वक्ती तौर पर है या लॉन्ग टर्म? इट डिपेंड्स। सो फॉर इंस्टेंस इट्स नॉट अ क्विक फिक्स। ये मैं हर मरीज को पहले बता देती हूँ। ये नहीं कि इट्स नॉट अ हैप्पी पिल, आपने यूँ डाली हाँ बड़ी खुशी होगी, ऐसे नहीं होता। नो मेडिसिन वर्क्स लाइक दैट। तो ये सोचते तो ही है ना मरीज, 100% ये सोचते हैं, और फिर उनको अक्सर आपको बताएंगे कि डॉक्टर साहब जब मेरा नहीं अच्छा दिन होता तो मैं एक आधी खा लेता हूँ। इट डजंट वर्क लाइक दैट। जो SSRIs हैं वो आपके जिस्म में कम से कम 3 से 4 हफ्ते रहेंगी तो कुछ असर करेंगी। अच्छा। तो वो सारा प्लेसिबो इफेक्ट है कि एक गोली खा ली और आप उसके बाद बहुत हैप्पी डैपी जगह फिरते रहे और हर जगह कहते रहे। अच्छा, वैसे कुछ लोग ये भी करते हैं कि जब उनको लगता है कि उनके सिम्टम्स थोड़े थोड़े कम होना शुरू हो गए हैं तो वो छोड़ देते हैं। और एंटी डिप्रेसेंट्स को छोड़ने का एक मेरे ख्याल से ड्रॉबैक ये है कि फ़ौरन से आपकी बाकी चीज़ें जो है वो ट्रिगर हो जाती हैं। और ये कि इट्स नॉट दैट आप छोड़ नहीं सकते, प्लीज़ ये स्ट्रेस ना लें, अपने डॉक्टर्स को थोड़ा क्रेडिट दें, उनको ट्रस्ट करें। इट हैज़ टू बी रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। ये 2 वे स्ट्रीट होती है। जब भी आप कोई ऐसी दवाई शुरू करने जा रहे हैं जो लॉन्ग टर्म है, जो आपको लगता है कि आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करेगी, तो ये डॉक्टर और पेशेंट दोनों पे ये आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये कन्वर्सेशन, फ्रैंक कन्वर्सेशन होनी चाहिए, उसके इन्स एंड आउट सारे बताएं। ये ज़रूरी नहीं कि मैं कहूँ नहीं कुछ भी नहीं हो, कुछ भी, बस खाएं, मैंने कह दिया ना बस खाएं। इट डजंट वर्क लाइक दैट आइदर। आप उन्हें बताएं कि हाँ जी ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों में ये होते हैं, ज़्यादातर लोगों में ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन आप मिथ्स भी बस्ट करें, दे आर नॉट एडिक्टिव। तो लोगों को ये भी बहुत ज़्यादा होती है गलत फहमी कि जी मैं अगर एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एग्जाइटी खाऊंगा या मैं अगर कोई भी इस तरह की चीज़ खाऊंगा तो मैं उसमें हुक डाउन हो जाऊंगा, फिर मुझे आदत हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने आपको इतनी अपनी ज़िंदगी मुश्किल ना करें, गिल्ट में ना डालें। अगर आपको वो दवाई से आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है तो देन इट्स यूजफुल। अगर आप डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं और आपका डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, इज़न्ट दैट गुड? अच्छा, इसमें कोई एज फैक्टर है खास? सो यंग 25 to 30 year olds are very common, but they ignore 25 to 30? Yeah, they're very common to have it. क्यों? Only because of I think how our lifestyles are as well, and how
आई थिंक यंग एडल्ट्स जो हैं दे हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स हैपनिंग विद देम. लाइफ इज इज गोइंग ऑल ओवर द प्लेस. काफी स्ट्रेसेस होते हैं. और अक्सर ज्यादातर लोगों को बाय देयर 30s एंड 40s. आई वाज थिंकिंग ये 50+ किधर जाके सीन. नॉट रियली. आई थिंक 50+ में वो उतना क्रॉनिक हो जाता है कि उस वक्त तक हम उनकी बातें भी सुनना छोड़ देते हैं. आदत हो जाती है. अच्छा रूबी, एक और एडिशनल पॉइंट ये है कि डॉक्टर का पेशेंट को काउंसल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूजुअली जब आप डॉक्टर के पास जाते हो आपको मेडिसिन दे देता है, एक बीमारी का नाम बता देता है कि आपको ये बीमारी है, ये मेडिसिन दे रहे हैं, आप ले लें, बाकी चीज़ों का पता नहीं. से समथिंग व्हिच नोबडी वुड लाइक मी फॉर सेइंग, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा, और हमारे यहाँ ये नहीं, ये हम आई नोटिस इन एनएचएस इंग्लैंड एज वेल, अब मेडिसिन कन्वेयर बेल्ट सिंड्रोम बन गई है. हमारे यहाँ पेशेंट्स की एक लाइन होती है, वो आते हैं, हमें देखना होता है, फिर मूव ऑन करना होता है. यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, वहाँ ये मसला होता है कि यू ईट व्हाट यू किल. सो जितने मरीज देखेंगे उतने कमाएंगे वाली बात है. जो आपकी गवर्नमेंट सेटअप्स होते हैं, या जैसे एनएचएस इज आल्सो सॉर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट सेटअप, आपने ढेर सारे पेशेंट्स देखने होते हैं, क्योंकि ढेर सारे पेशेंट्स का दबाव होता है, तो वहाँ दूसरे किस्म का प्रेशर होता है. यू हैव टू सी 40-60 पेशेंट्स इन अ डे, क्योंकि वो उतनी डिमांड उतनी है. तो वो कन्वेयर बेल्ट सिंड्रोम में ये हो रहा है कि पेशेंट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है. डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं है सैडली कि वो बैठ के उसको बता सके. बहुत सी इसमें डिस्कशंस होती हैं, बहुत सी बहस होती हैं, ब्लेम आता है, कभी कोई मरीजों को ब्लेम करता है, कोई डॉक्टर को ब्लेम करता है. लेकिन द थिंग इज़ कि इसको भी हमें आहिस्ता आहिस्ता ही टैकल करना पड़ेगा. आप अपॉइंटमेंट्स थोड़ी लंबी रखें. पेशेंट अगर आपको पता हो इस किस्म का पेशेंट आपके पास आ रहा है, सो इट कांट बी अ रश 10 मिनट जॉब. हो सकता है कि मैं कोई कफ कोल्ड जो है, इट माइट बी इवन अ 6 मिनट जॉब, मैं 6 मिनट में भी वो देख दाख के फारिग कर सकती हूँ. लेकिन फाइब्रोमाइल्जिया, क्रॉनिक एलिमेंट्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ दिस टेक, दिस इज अ लॉन्ग कन्वर्सेशन. तो आप कम से कम भी 20-25 मिनट लगे हुए. अच्छा, अब आपने जिस तरह कहा कि डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये यहाँ पर नहीं होता. तो ऐसे मरीज जो इस वक्त अपनी एज में हैं, 30s के या 40s के, और उनको ये सारे सिम्टम्स फील होते हैं, तो वो किस डॉक्टर के पास जाएं, और ख़ास तौर पर उन्हें डेली की बुनियाद पर जो सा सिम्टम फील होता है वो कौन सा होना चाहिए, जिस पे इंडिकेशन है कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया. सो पेन, दोनों में जो कॉमन थ्रेड है वो पेन है. लाइक सो यंग पीपल लाइक अस, वी शुडंट फील पेन इन अ नॉर्मल डे. हाँ, ठीक है, टायर्डनेस, फटीग, लेथर्जी एंड ऑफ द डे होती है, बट यू शुड वेक अप रिफ्रेश्ड, लिटिल बिट एनर्जाइज्ड, एंड यू शुड बी रेडी टू टैकल व्हाटएवर जो भी आपका दिन आपकी तरफ फेंकेगा. बजाय इसके वो लड़ाई है, तो काम सुबह है. अच्छा मूड के साथ नहीं उठता. नहीं, लेकिन ये होना चाहिए ना, उठना चाहिए पॉजिटिविटी. और सुबह सवेरे तो बिल्कुल भी नहीं उठता. तो ठीक है, वो एक अलग कन्वर्सेशन है फॉर अनदर डे. लेकिन जनरली यू शुड फील रिफ्रेश्ड. आप उठे तो आप रिफ्रेश्ड होने चाहिए. तो ये एक मार्कर होता है कि अगर आप अनरिफ्रेश्ड स्लीप से उठ रहे हैं, कि आपने सोए हैं 6 घंटे सोए, 8 घंटे सोए, बट सुबह उठ के यूर लाइक मैं तो सोया ही नहीं, मुझे तो फील ही नहीं हुआ कि आई हैड एनी रेस्ट. दिस इज अ कॉमन थिंग जो हर एक में होती है. देन लेटर ऑन एज द डे गोज ऑन, दर्द इन पेशेंट्स में दर्द स्टिमुलेट हो सकता है टाइनीस्ट स्टिमुलाई से. देयर आर पीपल एंड देयर आर पेशेंट्स, एंड दिस इज जेन्युइन कंडीशन कि आप उन्हें टच करेंगे और उन्हें दर्द होगी. टच करेंगे जी. सो क्योंकि उनके जो सिम्टम परसेप्शन है, जो पेन परसेप्शन है, वो इतनी चेंज हो जाती है वो केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से. तो ये पेन है क्या? ये पेन मस्कुलर पेन है, ये क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ अ मस्कुलर पेन एंड नर्व पेन एज वेल इन अ वे, इफ यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि ऑल पेन इज जनरेटेड फ्रॉम नर्व्स. आपकी परसेप्शन आती ही नर्व से हमारी. तो एंड ऑल्सो दीज थिंग्स डोंट मैटर. द फैक्ट इज कि आप दर्द में हैं. द जिस्ट इज दिस. तो आप अपने आप को इतना कंफ्यूज ना करें कि दर्द यूं है वो है. जस्ट गो टेल द डॉक्टर कि भाई मुझे आई एम इन पेन. मोस्ट डेज मुझे लगता है कि मुझे दर्द है कमर में, शोल्डर्स में, सर में. अक्सर लोगों को हेडेक्स होते हैं, विच इज सो कॉमन. अगर आप सोचे, हेडेक इज सच अ कॉमन सिम्टम, हर एक को होता है. और इसके लिए टेस्ट करवाए जाते हैं. सो टेस्ट इज नॉट टू डायग्नोज, इसकी तशखीस करने के लिए नहीं कोई टेस्ट मौजूद. लेकिन थायराइड चेक करना बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी चेक, क्योंकि उन चीज़ों की कमी और बेशी की वजह से भी आपके जो हैं इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं. सो ये इतना मेडिसिन एक वो नहीं है सैडली, वो टेक्स्ट बॉक्स, वो बुक वाला है, वो जो हम पढ़ते थे ना बचपन मेडिकल कॉलेज में. इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग जी, जो डॉक्टर के ऊपर है कि डॉक्टर आपको कितना अच्छा मिलता है और कैसे वो टैकल करता है. और एक्सपीरियंस, आई थिंक एक्सपीरियंस मैटर्स एज वेल. वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर रूबिया फॉर कमिंग. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अगेन, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत कुछ सीखने को भी मिला. एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे. हमारे साथ रहिए.
तालीम का अगर कंसिडर किया जाए तो कहते हैं कि तालीम किसी भी माशरे की तरक्की के लिए एक बेसिक एलिमेंट है और इसके ऊपर फोकस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे अगर आप देखें तो हम तालीम को एसोसिएट कर देते हैं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, कि सिर्फ जो लोग वहाँ जाते हैं कुछ सीख रहे हैं वहाँ से तो वही तालीम याफ्ता है, और ये चीज़ें भूल जाते हैं कि हमारे एथिक्स, नॉर्म्स और वैल्यूज़, उन चीज़ों को जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा। तालीम और तरबियत पहले सुनने को मिलता था, अब सिर्फ क्या तालीम हो गई है और तालीम पे फोकस है जिस वजह से तरबियत साइड पे हो गई है। कैरेक्टर बिल्डिंग की क्लासेस हमारे यहाँ पर क्यों नहीं दी जाती? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो बेसिक मकसद है वो क्या है? ये सवालात हमारे पास आज मौजूद हैं और हमारा टॉपिक जो आप लोग पहले भी सुनते रहे हैं वो ये है कि कैसे हम ये शिद्दत पसंदी के माहौल को काउंटर करेंगे, कैसे हम लोग जो हमारे बेहतरीन दिमाग हैं उनको सही डायरेक्शन में लेकर आएंगे, और ये इंटॉलरेंस जो है हमारे माशरे में किसी भी लिहाज से है उसको कैसे ख़त्म करना चाहिए। और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद या हमारे जो शहर हैं जहाँ पर मुख्तलिफ गाँव और देहात से लोग आके बसते हैं और वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए, उनके दरमियान में प्यार, मोहब्बत और पॉजिटिविटी कैसे हो, इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एजुकेशनिस्ट डायरेक्टर पब्लिक पॉलिसी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जनाब डॉक्टर राशिद आफ्ताब हमारे से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से हैं सर आप? डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो हमने जिक्र किया सारा, तो एजुकेशन हमें जो बताती है वो क्या सिर्फ ये सिखाती है कि आपने एक इंडस्ट्री में जाना है और उस इंडस्ट्री को सर्व करना है, या एजुकेशन का मकसद हमारी अखलाकियात, हमारे मामलात और बहुत सारी चीज़ों से भी है? अच्छा देखिए जी, जो एजुकेशन जो है ना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है और ये एक लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस है और इसके बेशुमार डायनेमिक्स होते हैं। जो आपने अपनी इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा, एथिक्स है, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, और किसी भी सोसाइटी के लिए बड़ी अहमियत का, और एजुकेशन उस सोसाइटी के अंदर ही, उस सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में, उस सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ही दी जाती है। सही बात। और उसको इंटीग्रेट किया जाता है ग्लोबल सिस्टम के साथ एज वेल। आपका इशारा इनडायरेक्टली जो लग रहा है मुझे कि जो है ना शायद यूथ में इश्यूज़ आ गए जी। देयर आर सम इश्यूज़ में भी उनके बड़े जो एक्सट्रीमिज़म किस्म के जो है ना व्यूज़ हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा और उसको फिर हम इंटीग्रेट करते हैं एजुकेशन के साथ। और अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा और आसान कर लूँ तो हमारा डायरेक्टली इशारा ये है कि पाकिस्तान के बहुत सारे नौजवान इस्तेमाल जो किए गए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर, जी, डायरेक्टली आप उस तरफ ले जाएं, और बैक इन 10 साल 15 साल से जो हमारे साथ मुल्क के साथ तकरीबन 20 साल के करीब जी सारा सिलसिला हुआ है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हमें एक्सट्रीमिज़म को समझना चाहिए होता क्या है। तो एक्सट्रीमिज़म जो है ना बेसिकली कोई भी एक्सट्रीम ओपिनियन रखना इन कॉन्टेक्स्ट, बेशक वो ओपिनियन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में हो या रिलीजियस पर्सपेक्टिव में, ठीक है, और उस एक्सट्रीम ओपिनियन को सिर्फ ना सिर्फ अपने तक रखना बल्कि बाकियों पे इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, और वो इन्फ्लुएंस किसी भी तरीके से होता था। वो वायलेंस के थ्रू हो सकता है, टेररिज्म के थ्रू हो सकता है, जिससे जो इंडिविजुअल को या एक टारगेट ग्रुप्स को या कम्युनिटी को जो है ना आप टारगेट करके उनको या तो उनको हर्ट कर रहे हैं या जनाब एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और तो वो तो जिससे कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। तो ये एक्सट्रीमिज़म का कॉन्सेप्ट है। तो प्राइमरीली एक्सट्रीमिज़म का नेक्सस बनता है वायलेंस के साथ और टेररिज्म के साथ, ठीक है ना। इट्स अ नेक्सस बिटवीन दीज थ्री। अच्छा, अब उससे पहले मेरा ख्याल है कि देखें, जब भी कोई एक्शन होता है तो हमें उसकी जो है ना फैक्टर्स को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। दुरुस्त कह रहे हैं आप। व्हाई इट हैज़ हैपन, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आप सिम्टम्स की ट्रीटमेंट नहीं करते, आप जब अच्छा जो फिजिशियन होता है वो डायग्नोज करता है ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक रूट कॉजेस, ठीक है। जब तक तो वो आपको जो है ना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, ड्राइविंग फैक्टर्स क्या हैं जो उस एक्शंस को जो है ना मेन कॉजेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हमारे सामने सिर्फ एक्शन आता है, ठीक है, ठीक है, जिसको हम अपने, तो वो अगर हम उन फैक्टर्स को कारपेट कर देंगे तो वो मामला ठीक नहीं होंगे। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो बड़े पर्टिनेंट फैक्टर्स हैं।
और वो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उसके अंदर सबसे पहले पावर्टी है, गुर्बत है, डिस्पैरिटी है। अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें जी प्लीज़, आप ह्यूज लेवल ऑफ डिस्पैरिटी एग्जिस्ट विद इन द कंट्री। एक तरफ तो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जैसे जहाँ पे जनाब ने इतनी मैसिव डेवलपमेंट है, और दूसरी तरफ ऐसे इलाके हैं, आई एग्री विद यू, पॉवर्टी, साउथ पंजाब है, बलूचिस्तान है, केपी के है, तो जो ह्यूज लेवल ऑफ डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है। हैव और हैव नॉट्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ नॉट द ट्रू पिक्चर ऑफ पाकिस्तान विच वी कैन सी इन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इस्लामाबाद, ठीक है। तो ये एक पावर्टी वन ऑफ। सेकंड जो फैक्टर होगा वो होगा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है तो एक कंफ्यूज्ड स्टेज रहती है सोसाइटी के अंदर, और वो जो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है उससे अगेन हमारे नौजवान डिट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल। सेकंड थर्ड जो चीज़ है वो पुअर गवर्नेंस, ठीक है ना जी। आप जो है ना मुख्तलिफ इदारों के अंदर जब दे कम अक्रॉस, तो वहाँ पर क्योंकि गवर्नेंस इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, और गवर्नेंस ही एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव डिलीवरी देती है किसी भी जो है ना सर्विस का, जो पब्लिक। सर, अगर ये सारे रीजंस को हम लेकर आए, एजुकेशन सिस्टम में काउंटर करें और एजुकेशन सिस्टम में ही इस सब को प्रिवेल करके बच्चों तक पहुंचाया जाए कि ये सब मसाइल तो हैं, और आपने एक अंडर डेवलप्ड कंट्री, आपने लास्ट में जरूर बताऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। सो अब सर काउंटर क्या है? हाँ, अब देखें हमने करना क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली अब ये ओवरऑल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सही बात, जिसमें एक तरफ जनाब अली, और सोसाइटी में स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? जी, एक बच्चे का घर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है ना जी। सब जहाँ से बच्चा जो है ना अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करता है, हाँ, उसकी एनवायरनमेंट जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अब हमारे यहाँ कई जगह अगर जो है ना वहाँ पर इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ कोई से भी हो सकते हैं, मतलब जो ना वहाँ पे गुर्बत हो सकती है, वहाँ पे माँ बाप में फ्रिक्शंस हो सकती हैं, हाँ, वहाँ पर सिंगल पेरेंट हो सकता है, सही बात है, या और बेशुमार एक स्टेक होल्डर, मेजर स्टेक होल्डर। तो वन इज़ दी जो है ना फैमिली सिस्टम, ठीक है ना। सेकंड आ जाता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। एग्री। बच्चे का जो है ना सेकंड होम जो है ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो कि मल्टीपल लेवल के ऊपर होते हैं। यूजुअली पाकिस्तान के अंदर जो है ना प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, टर्शियरी एजुकेशन। अच्छा, वहाँ पर भी जो है ना डिस्पैरिटी बहुत एग्जिस्ट करती है। सही बात है। जो एलीट क्लास है वो कैमरे सिस्टम में भेजती है अपने, हाँ, बाकी बोर्ड सिस्टम चल रहा है। जो मिडिल क्लास हैं वो गवर्नमेंट के स्कूलों में या नॉर्मल से इंग्लिश स्कूल वहाँ भेजते हैं। जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, वो मदरसों में भेजते हैं। यहीं से आप क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम जिस भी लेवल का हो, वहाँ पर जो है ना बेसिक एक्टिव जो है ना पैसिव लर्निंग को प्रमोट करता है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, हमारे जो करिकुलम डिज़ाइंड हैं उसके अंदर एज सच इतना स्ट्रॉन्ग तरबियत का कॉन्सेप्ट जो है ना वो अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासेस कॉम्प्रोमाइज्ड है, हाँ, ठीक है ना जी। एथिकल का कॉन्सेप्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, कैरेक्टर बिल्डिंग, यस। ही और शी द स्टूडेंट कैन बिकम ए गुड लाइक साइंटिस्ट, डॉक्टर, और बट नॉट अ ह्यूमन, बट एट द कॉस्ट ऑफ ए गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। और ख़ास तौर पे उसका रोल इन द सोसाइटी। हमारे, मैं हैरान होता हूँ कि बहुत कम फोकस है कि जो सिविक एजुकेशन के ऊपर। अब मैं बाहर रहता था, वहाँ पे बच्चे को जो है ना शुरू में उसको इतनी सारी किताबें नहीं दी जाती। बच्चा जो है ना विदाउट किताबें आता है स्कूल, और उसको सिर्फ ये बताते हैं कि आपका सोसाइटी के अंदर कैसा रोल होना चाहिए। आपने सिग्नल पे रुकना है, आपने किससे बात, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वो उसमें इनकलकेट किया जाता है। बहुत खूब। अच्छा, तो हम लोग तो देखिए, वी आर ब्लेस्ड, वी डू हैव अस, हमारे पास तो इस्लामिक
सिस्टम मौजूद है, no doubt, और सब जहाँ कुछ वहाँ पर जो है ना मौजूद है। सारी की सारी जितने भी पैगंबर आए हैं वो तरबियत करने आए हैं जी जितने भी, और आप अगर हजूर की इस पूरी ज़िंदगी देख लीजिए वो पूरी तरबियत के ऊपर मुनहसिर है। सही बात है कि आपका जो है ना रोल, आप में बर्दाश्त कितनी होनी चाहिए। हाँ। दीन के 50% इबादत है, 50% मामलात है। देखें इबादत मेरे हिसाब से मामलात का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है बनिस्बत इबादत, बिल्कुल ठीक। और इबादत जो है ना अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है, लेकिन मामलात क्योंकि वो हुकूकुल इबादत है। मामलात जो है ना सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। तो हमारा जो है ना हम ना एजुकेशन सिस्टम के अंदर उस चीज़ को एम्बेडेड कर सके हैं, ठीक है जी, और ना ही हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, हमारी सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे और इस तरह के जनाब ना फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस या एंटिटीज़ या फोरम्स। वो आपने शुरू में कह दिया कि ओवरऑल सोसाइटी को अपना रोल प्ले तो करने की वो जो है ना वो जो ये जो सोसाइटी के एक्टर्स हैं वो जो है ना दे आर नॉट फोकसिंग दिस एरिया, क्योंकि देखिए नेशन बिल्डिंग तो ह्यूमन कैपिटल से होनी है ना। अगर ह्यूमन कैपिटल की डायरेक्शन, अब अगर आपका बल्ज जो है ना पाकिस्तान का इस टाइम 60% है यंग लोगों से, अब आप इसको एसेट बना लें या लाइबिलिटी बना लें, ठीक है ना। अगर एसेट हमारे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गलत सेट की गई हैं इस तरीके से भी कि हम किसी की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि वो बंदा बहुत सच्चा है, ठीक है, वो बंदा बहुत ईमानदार है। देखिए ये चीज़ हमें बच्चे को जब हम सिखाते हैं तो उसके नज़दीक जाते साथ वो बच्चा ये समझता है कि ये बंदा कोई ऐसी मखलूक है जिस तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम बच्चों को ये क्यों नहीं बताते ये तो बेसिक मामला हैं कि इंसान सच्चा होता है, ईमानदार होना चाहिए। देखिए वहाँ पर जो है ना बच्चे को शुरू से सच बोलना सिखाते हैं। हमारे यहाँ मतलब जो है ना घर में कोई आया है तो फादर कह दें कि नहीं है घर पे, ठीक है ना। अच्छा इसी तरह हम जो है ना चीज़ों को हाइड करते हैं, टीचर से हाइड करते हैं। इवन पेरेंट्स अगर कहीं जा भी रहे हैं तो बच्चों से अगर छुपाना है कि मार्केट जा रहे हैं कहीं और, तो हम सीधा से एक्सक्यूज दे देते हैं कि हम तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो ये ना मतलब जो है ना मैंने वहाँ पे बच्चियों को वेस्ट में देखा है, बेशक उनमें जितनी मर्जी सोशल ईविल होगी वो दे आर गोइंग टू डिस्क्लोज दैट ईविल एज वेल इंस्टेड ऑफ पेंटिंग ए गुड साइड ऑफ ए पर्सन एवरी टाइम। तो एक तो जो है ना ये गैप मौजूद है जिस पे हमें बहुत फोकस करने की हमें ज़रूरत है। सवाल करने की भी गुंजाइश नहीं बची। आपने बहुत खूबसूरत जायचा जो है वो खींचा और तैयार किया। कमेंट जरूर करूंगा, लास्ट कमेंट अगर इफ यू अलाउ मी। प्लीज। गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, गवर्नमेंट का रोल सिर्फ वॉच करना नहीं होता है, गवर्नमेंट का रोल होता है आपको इंटरवेंशंस करना, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना थ्रू पॉलिसी एनवायरनमेंट्स। हमारे यहाँ अभी तक एज सच यंग लोगों को फोकस करके ना कोई ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या स्ट्रेटजी बनी है कि जिसको ना जो हम ये एक्सट्रीमिज़म जो ओपिनियंस हैं या वायलेंस को और जो है ना अपना कर्टेल करने के लिए वी डोंट हैव एनी पॉलिसी। और उस पॉलिसी खाली पॉलिसी नहीं बनानी, आपने स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन होता है आपके इनिशिएटिव्स लेने से, प्रोजेक्ट्स लेने से, प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने से, और वो मल्टीपल लेवल पे होना चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छे तरीके से आपने तमाम सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स को सामने रख के समझाया कि किसका क्या किरदार है। और बात सिर्फ एक ही सामने आई है कि हम लोग एजुकेशन पर तवज्जो दे रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, और वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अखलाकियात मामलात का दर्स देना अपने बच्चों को बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम हो, चाहे वो घर हो, चाहे आपके पास बैठा हुआ कोई बच्चा 10 मिनट के लिए बैठा है वो हो, या आपके प्रॉपरली एजुकेशन सिस्टम में क्लास दर्जा बदर्जा बच्चा जो आगे बढ़ता जा रहा है, सबको अखलाकियात, मामलात, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है। ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, वापस आएंगे हमारे साथ। अबू दाऊद के मंसूबे पर अमल किया जाए। कौंदे बैरो, कौंदे अलबेरेदो, मिलिटर सेंको, सरहदी फौजों को तैयारी का हुक्म दिया जाए। क्रिस्तमियो, हम वादी को खाली करा लेंगे।
बिल्कुल, और थोड़ी देर पहले जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे उसी की कंटिन्यूटी ये है कि हमें इस्लाम भी जो है वो इसी चीज़ का दर्स देता है कि हम किस तरीके से अपनी अखलाकियात को लेके चलते हुए दूसरों के साथ जो है वो रवादारी का ताल्लुक जो है वो मेंटेन रख सकते हैं, और किस तरीके से हम एक दूसरे के ओपिनियन को बर्दाश्त करें और उसको एक्सेप्ट करें। अपनी ओपिनियन ज़रूर रखें लेकिन दूसरे के साथ बर्दाश्त के मामलात का रखना भी बहुत ज़रूरी है। एहतराम इंसानियत का दीन है हमारी इस्लामी शरीयत, और पाकिस्तान का लॉ भी इसी चीज़ की बात करता है। कायद आज़म की स्पीच हम सुने या खुतबा हज्जतुल विदा सुने तो वो तमाम तर सूरत हाल और इरशाद बारी ताला भी है कि दीन के बारे में कोई ज़बरदस्ती और जबर नहीं है। तो इसी के ऊपर बात करेंगे हम कि बिला तफरीक अकीदे और मजहबी मामलात के कैसे बहसीयत शहरी हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सकते हैं, और मज़हब और इस्लामी रियासत मुमलिकत के तमाम बाशिंदे ख्वाह वो किसी भी मज़हब से नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों वो आज़ाद हैं अपने तमाम तर अकायद को सरअंजाम देने के लिए। और इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर जनाब डॉक्टर अब्दुल कादिर सिकंदरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से आप? तबीयत ठीक है? डॉक्टर साहब, ये हम जो पहले जिक्र कर रहे थे ये भी कुछ उससे मिला हुआ टॉपिक है, तो कैसे हम एहतराम आदमियत को समझें, एहतराम इंसानियत को समझें, और इससे बिला तफरीक के वो किस नस्ल या किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम जो हमारी बुनियादें हैं, मसादिर हैं, कुरान है, हदीस है, हम कुरान हदीस की तरफ देखेंगे तो वहाँ से तो हमें दरस यही मिलता है कि जिस भी मुआशरे में आप रह रहे हैं रवादारी के साथ, अपने जो है न अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ अपना वक्त गुजारें। और इसके लिए मैं मतलब कुरान हकीम की आयात भी हैं, मशहूर आयात हैं, ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय्य, कि दीन में कोई भी जबर नहीं है, क्योंकि हिदायत जो है वो गुमराही से ज़्यादा वाज़ेह है। और इसी तरह लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक बड़ा रोल मॉडल है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मक्के के कुफ़ार आए थे कि आप इस तरह करें कि एक दिन हमारे माबूदान की आप जो है ना वो पूजा कर लें और एक दिन हम आपके खुदा की पूजा कर लेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि आप हक़ पर हैं तो इनको बता दें कि जो तुम्हारा दीन है वो तुम्हारे लिए है, हमारा दीन हमारे लिए है, न हम तुम्हारी जो है ना वो कोई सपोर्ट कर सकते हैं, न तुम्हारे माबूदान की तरफ आ जाते हैं। ये एक वाज़ेह पैगाम मिल गया जी। और फिर आप ये भी देखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमें यही दरस मिलता है। अच्छा, अभी आगे आप देखें, इसकी बड़ी 2-3 मिसालें मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के मुआशरे के अंदर जहाँ हर तरफ जो है वो कुफ्र था, इस्लाम का नामो निशान भी नहीं था, तो उस जगह पर किस तरह जो है ना अपने किरदार को पेश किया, अपने अखलाक को पेश किया, और किस तरह रवादारी का जो है ना एक जो है ना अमली नमूना पेश किया, जिसकी वजह से सारे जो है ना शीरो शकर हो गए। अब इसके लिए आप ये देखें कि मीसाक मदीना जो है वो बिल्कुल एक रवादारी और बाहमी इत्तेफाक पर मबनी है कि तमाम मज़ाहिब के लोग जो है एक सोसाइटी में रह सकते हैं। और फ़तह मक्का की मिसाल को आप देखें, उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिसालें कायम फरमाई वो भी यही है कि जितने भी मज़ाहिब हैं वो सारे मज़ाहिब अमन आसनी के साथ जो है ना एक जगह रह सकते हैं। और इसी तरह जो है ना आप जो है अपना जो है ना खुतबा हज्जतुल विदा को देख लें, वाज़े फरमा दिया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब ये एक हातिम ताई का कबीला है, जब इस ताई कबीले के साथ जंग हुई थी तो जंग के नतीजे में ये हुआ कि मुसलमानों को फतह नसीब हुई, तो उसमें हातिम ताई की बेटी जो कबीले की सरबराह थी उसको भी कैदी बनाया गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया कि उसके सर पर दुपट्टा नहीं था, तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फराख दिली का मुजाहरा करते हुए जो है अपनी चादर मुबारक जो है उसके सर पर रखी, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हमारे सामने कोई भी बेटी चाहे अपनी हो चाहे किसी दुश्मन की भी हो, वो जो है सरे नंगे सर जो है ना हमारे दरबार में हाजिर न हो। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये किया और इतना शफकत का मुजाहरा किया, तो वो जो अपना जो है ना कुफ्र पर डटे हुए थे, जिन्होंने इतनी बड़ी जंग की है, तो उनके कलब जो हैं वो नरम हो गए। जब कलब नरम हो गए तो उन्होंने कलमा पढ़कर वो इस्लाम में दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह। बल्कि हातिम ताई की बेटी ने अपने भाई अदी को लिखा कि
हमने दुनिया में ऐसा कोई करीम शख्स देखा ही नहीं है, ऐसा कोई दीन हमने देखा ही नहीं है, मजहब देखा ही नहीं है जिसमें इस तरह की रिवादारी है। नतीजा इसका ये निकला कि उस कबीले के 700 लोगों ने इस्लाम कबूल सुभान कर अल्लाह, लिया। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन मिसालें भी आप दे रहे हैं, लेकिन अगर हम आजकल अपने इर्द गिर्द देखें तो हर इंसान जो है ख़ुद को बेहतरीन मुसलमान कंसिडर करता है और ये भी समझता है कि शायद दूसरे पे क्रिटिसिज्म करना या दूसरे को बेहतर बनाना मेरी जिम्मेदारी है। एक तो ये चीज़ हाईलाइट कीजिएगा, इसके हवाले से इस्लाम क्या कहते हैं, और दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि दूसरे मज़ाहिब को किस तरीके से इज़्ज़त देना और उनकी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको एक्सेप्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि किसी के ऊपर कोई तनकीद करना या इबादत गाहों की, जी हाँ, किसी के ऊपर कोई ऐसी बात करना जिसकी वजह से मुआशरे का अमन तबाह हो जाए, इस्लाम ने कतन इसकी इजाज़त नहीं दी है। बेशक। अच्छा, अगली बात जो है कि अपना जो है ना मुआशरे में जिस तरह रह रहे हैं, अभी आप ताज़ा एक मिसाल ले लें, जो हमारा उसी तरफ इशारा था, फैसलाबाद की मिसाल है, जड़ावाली की मिसाल है। अब आप इसके लिए सुने कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमा दिया, क्योंकि गैर मुस्लिमों के हुकूक हैं, गैर मुस्लिम जो हैं अक़लियतें जो हैं उनके हुकूक हैं, मुसलमान और जो अक़लियत हैं उनके बराबर के हुकूक हैं, इस्लाम ने दिए हैं। ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार अगर कोई भी किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ़ देगा, उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा जो है ना उससे कोई काम लेगा, अगर कोई उसका माल गसब करेगा, अगर कोई उसको कत्ल करेगा, किसी भी हवाले से कोई तकलीफ़ देगा, तो मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उसके साथ झगड़ा करूँगा। अल्लाहु अकबर। अब इससे ज़्यादा क्या मिसाल हो सकती है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमली काम करके दिखाया। एक मरतबा ऐसा हुआ कि किसी मुसलमान ने एक ईसाई किताबी को जो है कत्ल कर दिया। ये मुकदमा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुकदमा सुना और सारे दलाइल सुनने के बाद जो है फतवा जारी कर दिया कि इस मुसलमान को इसके किसास में कत्ल किया जाए। इसलिए कत्ल किया जाए कि ये ज़िम्मी है, ये जजिया अदा करता है, ये ज़िम्मी है, ये टैक्स अदा करता है, यानी इसकी जान माल इज्जत आबरू और हर चीज़ की जो है हिफाजत हमारी ज़िम्मे है। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे ऐसा जुमला फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई गैर मुस्लिम ज़िम्मी गैर मुस्लिम अक़लियत को कोई तकलीफ़ पहुँचाएगा तो वो जन्नत की खुशबू भी हासिल नहीं कर सकेगा। हालांकि जो जन्नत की खुशबू है वो 40 साल की मसाफत तक फैली हुई है, वो भी, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी तंबीह फरमा दी। और इसके साथ साथ आप देखें कि ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितनी मिसालें कायम फरमाई, फिर आप देखें जो हबशा से एक ईसाइयों का वफद आया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको खुद पानी पिलाया, उनको खुद जो है ना वो खाना खिलाया, मेहमान नवाजी की, मस्जिद नबवी में ठहराया। और फिर एक जो मशहूर रिवायत है, नजरान के ईसाई जब आए, 14 रुकनी वफद था या 60 रुकनी वफद था, उसमें बड़े बड़े जज थे, बड़े बड़े उसमें शख्सियतें थी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको मस्जिद नबवी में ठहराया, बल्कि सिर्फ ठहराया नहीं, उनके कोई इबादत का वक्त था, गालिबन कोई इतवार का दिन था, जो भी था, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको इजाज़त दी कि आप अपने मज़हब के मुताबिक मस्जिद नबवी में अपनी नमाज पढ़ें, अपनी इबादत करें। वो सारी ये चीज़ें जो है ना वहाँ सर अंजाम दी गई, मशरिक़ की तरफ मुँह करके उन्होंने नमाज पढ़ी। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए जो मस्तर है, जो बुनियाद है, हुजूर की ज़ात है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी मिसालें हमारे दरमियान में छोड़ी है। फिर आप जो है ना खुलफा राशिदीन को देखें, हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक मुकदमा पेश किया गया कि एक मुसलमान ने गैर मुस्लिम को जो है वो कत्ल कर दिया है। तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुकदमा सुना, सुनने के बाद दलाइल सुनने के बाद जो है फैसला जारी कर दिया कि इस गैर मुस्लिम के कत्ल में किसास के तौर पर इस मुसलमान को कत्ल किया जाए। जब ये फतवा आ गया तो उसके बाद जो है अपना आपस में जो कातिल था, कातिल और मकतूल के वरसा के दरमियान में ये जो है राजीनामा हो गया, उन्होंने दियत कबूल कर ली, क्योंकि ये चीज़ है इस्लाम में है खून बहा। जी खून बहा जो है। तो जब हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के पास ये बात पहुँची तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कातिल को भी बुलाया, मकतूल के वरसा को भी बुलाया। कहते लगा मैंने तो ये जो है फैसला जारी कर दिया है और आपने आपस में ये राजीनामा कर दिया है,
तो क्या आपके ऊपर कोई इन्होंने जुल्म, कोई जबर, कोई इस तरह चीज़ें तो नहीं की हैं? उन्होंने कहा नहीं जी, जो हमारा बंदा चला गया है वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन जो दियत मिलेगी उससे जो पसमानदगान हैं उसके खुर्दनोश का और ज़िंदगी का सामान जो है वो मुहैया हो जाएगा। बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे ख्याल है सारे मामले को समझा दिया। हमारा ये टॉपिक रखने का मकसद ही ये था कि आसपास की फ़िज़ा जो है उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला इखलाकी इक़दार और उनकी मिसालें पेश की जाएँ, उसवा हुस्ना से हम लोग सीखें और किसी से सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सब कुछ उसमें एक्सप्लेन है। एक आखिरी सवाल आपसे जिसका मैं चाहूँगी कि आप मुख्तसरन जवाब दें कि क्या हमें अदम बर्दाश्त है वो इसलिए है क्योंकि हम मज़हब से दूर हैं, क्योंकि हम आजकल मज़हब को सिर्फ हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हमें लगता है कि बेहतरीन है वहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं हम इसको फॉलो नहीं कर सकते तो वहाँ पे हम उसको बिल्कुल साइड पे रख देते हैं। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि जो हमें रहनुमाई हासिल करनी चाहिए कुरान हकीम से, जो हमें रहनुमाई हासिल चाहिए सुन्नत से, शरीयत से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना से, उससे हमारी बिल्कुल दूरी है इस दौर के अंदर कि हम अपने दीन से, इस्लाम से नावाकिफ़ हैं, इसलिए अदम बर्दाश्त है, गुस्सा है। और मैं एक अगर इजाज़त हो तो मैं मिसाल, बड़ी खूबसूरत मिसाल है ये, अगर कौम तक पहुँच जाए, मैं आपको ये बात अर्ज़ करूँ कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में ऐसा ही जो है वो मुकदमा पेश किया गया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उसके जो है ना किसास के लिए, बल्कि ये था कि वाली मिस्र हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ने एक गैर मुस्लिम को जो है तकलीफ़ पहुँचाई थी, और ये मुकदमा हज़रत उमर फ़ारूक की दरबार में आया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुकदमा सुनने के बाद जो है, जो मिस्र के वाली हैं, बहुत बड़े ओहदे पर फायज हैं, उसके बेटे के लिए सज़ा सुना दी, और दुनिया दंग और हैरान रह गई कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वक्त का जो बादशाह है उसके बेटे के लिए जो है ना ये इतनी जो है ना बड़ी कड़ी जो है ना वो सज़ा सुना दी। ये इस्लाम दरस देता है। और इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। बस ये एक मिसाल कि जब हज़रत उबैदुल्लाह बिन उमर उन्होंने किसी एक लड़की को, एक बंदे को कत्ल किया था इसी शुबे में कि ये मेरे वालिद गिरामी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कत्ल की साजिश में मुलविस थे, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको सज़ा दिलवाई, उसको सज़ा दी कि क्यों कत्ल किया, इसको भी उनके बदले में कत्ल किया जाए। यानी हमारे लिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये नमूना है। इस्लाम जो हमें दरस देता है वो रवादारी का, बर्दाश्त का। मुआशरे में बेशक अक़लियतें हैं, बेशक अक़लियतें हैं, अक़लियतों के साथ भी हमें वही बर्ताव रखना है जो हम एक दूसरे के साथ मुसलमान रखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। और ख़वातीन हज़रात, जिस तरीके से मैंने पहले कहा, अमल करें और कोशिश करें कि ऐसा वाक़या दोबारा पेश ना आए। मुझे रोशना को सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी मंडे को। बहुत सारा ख्याल रखें, एंजॉय करें वीकेंड को और मौसम को, और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत का रवैया जो है बरकरार रखें। अल्लाह हाफ़िज़।